हेलो फोक्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में सीए फाइनल डीटी सब्जेक्ट का जो आईसीआई का केस स्टडी बुकलेट है जो आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाला था उसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ऑडिट का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके बाद आईडीटी का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। डीटी का जो है अपन आज से चालू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अपन जो है केस स्टडी 1 पे आ जाते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखो केस सिनेरियो 1 क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू मिस्टर अरविंद, ठीक है ना, और उसके 3 भाई हैं। अरविंद के 3 भाई हैं, अर्जुन है, आनंद है और आकाश है, ठीक है ना। अब इन लोगों ने कहा कि भाई अरविंद अर्जुन एंड आनंद, अरविंद अर्जुन एंड आनंद आर एंगेज इन द रिटेल ट्रेड बिजनेस। ये जो है बिजनेस कर रहे हैं। आकाश क्या कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है। अच्छा, सारे के सारे बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अंडर 44AA। अच्छा, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई वाइल द ब्रदर्स इंगेज इन द रिटेल ट्रेड बिजनेस, वो क्या करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो आकाश है जो प्रोफेशन कर रहा है वो क्या करता है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। अपने को जो है डिटेल्स दे रखी है प्रीवियस है 25 की, प्रीवियस है 25 की अपने को डिटेल्स दे रखी है और अपन से नीचे जो है कुछ एमसीक्यूज पूछ रहा है। अपन देखो जब सबसे पहले आते हैं, लोगों ने कहा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजेंटिव बेसिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो कौन कौन जो है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के लिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रिजेंटिव प्रोविजन है उसके लिए एलिजिबल है। आ जाओ देखो, ये तीनों तो कर रहे हैं बिजनेस, तो इनके लिए जो है सेक्शन एप्लीकेबल होता है 44AD। अब अपन चेक करेंगे कि भाई 44AD लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पर टर्नओवर जो है अप टू 2 करोड़ है तो अपन क्या कर सकते हैं, 44AD ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप देखोगे टर्नओवर क्या है, 5 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 44AD नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आप एक अमेंडमेंट आया था जिसमें ये 2 करोड़ का लिमिट हम 3 करोड़ कर देते हैं। 2 करोड़ की लिमिट हम क्या कर देते हैं, 3 करोड़ कर देते हैं। अगर आप क्या करते हो, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। वो कंडीशन क्या है कि एग्रीगेट पैसा जो आपने कैश में रिसीव करा है वो अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में जो भी आपने कैश में पैसा रिसीव करा है वो कितना है, 10 लाख है। अच्छा, आपका टोटल टर्नओवर कितना है, आपका टोटल टर्नओवर है 2.8 करोड़, ठीक है ना। आपका टोटल टर्नओवर कितना है, 2.8 करोड़ है। तो जो आपकी टोटल कैश रिसीट्स है, जो आपकी टोटल कैश रिसीट्स है वो अगर आप देखोगे, टोटल कैश रिसीट्स है जो अगर आप देखोगे वो बेसिकली अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है। देयरफॉर अपन की जो ये 2 करोड़ की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका टर्नओवर है वो अप टू क्या है, 3 करोड़ है। देयरफॉर ये दोनों क्या कर सकते हैं, 44AD ले सकते हैं। तो कौन कौन ले सकता है, अरविंद ले सकता है, अर्जुन ले सकता है। आ जाओ देखो, अरविंद ले सकता है, अर्जुन ले सकता है। अब अपन बात करते हैं आकाश की। अगर आप आकाश की बात करोगे तो आकाश का जो ग्रॉस है वो 50 लाख से ज्यादा का है, लेकिन एक अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट क्या बोलता है कि 50 लाख की लिमिट को हम 75 लाख कर देंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो भी आपने कैश में पैसा रिसीव करा है वो अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इसका जो ग्रॉस रिसीट है वो कितना है, 52 लाख है। आउट ऑफ विच 2 लाख हैज बीन रिसीव्ड इन कैश एंड द रिमेनिंग 50 लाख हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करा है। तो अगर आप देखोगे तो आपने कैश में कितना रिसीव करा है, कैश में रिसीव करा है 2 लाख। अच्छा, कैश में रिसीव करा है आपने 2 लाख, टोटल ग्रॉस रिसीट कितनी है आपकी 52 लाख है। तो अगर आप परसेंटेज निकालो तो कितना आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 52 इंटू 100 करूंगा तो ये आपका परसेंटेज निकल के आएगा 3.84, मतलब अप टू 5% है। देयरफॉर 50 लाख की लिमिट 75 लाख हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो ग्रॉस रिसीट है वो अप टू 75 लाख है। देयरफॉर हम 44ADA ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आंसर क्या हो जाएगा, सी, अरविंद अर्जुन एंड आकाश। डन है। तो ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 1। अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर 2 पे। देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। तो देखो सीधी सी बात है कि भाई अरविंद अर्जुन और आकाश क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रिजेंटिव टैक्सेशन के सेक्शंस के लिए एलिजिबल है। देयरफॉर उनको तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बचा कौन, अपना बचा बेसिकली ये आनंद। अब उनको देखना पड़ेगा कि भाई आनंद को टैक्स ऑडिट कराना है क्या। टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या होती है, 2 करोड़ होती है। टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या होती है, 2 करोड़ होती है, लेकिन 2 करोड़ की लिमिट हम 10 करोड़ कर देते हैं अगर जो भी आपने करंट ईयर में कैश में क्या करा है, कैश में पैसा रिसीव करा है अप टू, वो टोटल रिसिट का अप टू 5% है। एंड जो भी आपने कैश में खर्चा करा है वो आपके टोटल पेमेंट का क्या है, अप टू 5% है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 27 लाख इज अप टू 5%, 27 लाख जो है इज विद इन द वेल लिमिट ऑफ 5% ऑफ, विद इन द वेल लिमिट ऑफ 5% ऑफ 5.5 करोड़। एंड आपका जो कैश में पेमेंट है, आपका कैश में पेमेंट है वो टोटल पेमेंट का क्या है, अप टू 5% है। मतलब दोनों कंडीशन का फुलफिल कर रहे हो तो आपकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि मेरी लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी, मेरा टर्नओवर क्या है 5 करोड़ है, देखो मुझे जो है ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो किसी को भी जो है बेसिकली टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी जो है बेसिकली टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि नन ऑफ देम, किसी को भी जो है टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अरविंद अर्जुन एंड आनंद, अज्यूमिंग दैट दे विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स विदाउट गेटिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, ठीक है ना। तो इनको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं करानी है और इनको मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स लेनी है। अच्छा, अरविंद अर्जुन और आनंद की बात करते हैं। देखो ये रहा, कौन है ये, अरविंद अर्जुन और आनंद की बात करनी है अपने को। अब सुनो, अरविंद जो है 44AD के लिए क्या है, एलिजिबल है। टर्नओवर कितना है, 95 लाख है। टर्नओवर टोटल कितना है, 95 लाख है। इसमें से मुझे ये बता रखा है कि भाई 85 लाख का जो आपने टर्नओवर है, 85 लाख का जो आपका रिसिट है वो आपने क्या करा है, ड्यू डेट तक इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर दिया है। तो 85 लाख का क्या होगा, 85 लाख का 6% और बाकी बैलेंस 10 लाख का कितना हो जाएगा, 10 लाख का 8%। देखो ये रहा, ये आपका आ जाएगा बेसिकली 85 लाख का। देखो ये रहा 85 लाख का 6% और 10 लाख का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है ना। तो 85 लाख का 6% प्लस 10 लाख का 8% करो तो कितना आएगा, ये आपका निकल के आएगा 5,90,000। ये आपकी इनकम कितनी निकल के आएगी, ये जो है आपकी इनकम निकल के आएगी 5,90,000 की। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े अपन। अच्छा, अब बात करेंगे किसकी, दूसरे पर्सन की। दूसरा पर्सन कौन है, दूसरा पर्सन है अर्जुन। अर्जुन भी 44AD के लिए एलिजिबल है। अगर आप देखोगे टोटल टर्नओवर कितना है, 2.8 करोड़ है।
2.8 करोड़ में से ड्यू डेट तक मैंने 2.65 करोड़ जो है इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर दिया है, तो 2.65 करोड़ का 6%, बाकी बैलेंस 15 लाख का कितना होगा, बाकी बैलेंस 15 लाख का होगा 8%। देखो ये रहा 2.65 करोड़ का कितना हो गया 6%, बाकी आपका जो 15 लाख है उसका हो गया 8%, तो ये टोटल कितना हो गया, ये जो है आपका टोटल निकल गया 17,10,000। अब बात करेंगे किसके, आनंद की। अब बात करेंगे किसकी, अपन आनंद की। तो आनंद जो है बेसिकली क्या नहीं ले सकता, आनंद जो है बेसिकली 4480 तो ले नहीं सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली जो उसका प्रॉफिट आ रहा है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसका प्रॉफिट देखोगे 30 लाख आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, 5,90,000, 17,10,000 और 30 लाख। डन, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर सी। हमें बात बड़ी ध्यान समझना, इन लोगों ने आगे क्या कहा, इन लोगों ने जो है आगे एक चीज कही कि भाई पुट योर आंसर टू एमसीक्यू नंबर 3, पुट योर आंसर टू एमसीक्यू नंबर 3, ठीक है ना, पुट योर आंसर टू एमसीक्यू नंबर 3 अंडरगो अ चेंज। अगर वो क्या कर रहे, अगर वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये अरविंद है, ये अर्जुन है, ये आनंद है। अरविंद ने जो है, अरविंद ने जो है ऊपर क्या निकाला था कि भाई अगर वो 4480 लेता है तो उसका जो है बेसिकली प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 5,90,000 का। इस तरह से मैंने आपको बताया था अर्जुन का जो है प्रॉफिट कितना निकल के आया था, 17,10,000 का। अच्छा जो अपना तीसरा पर्सन है, जो अपना तीसरा पर्सन है आनंद, ठीक है ना, उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बेसिकली 4480 तो मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, नॉर्मली जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो नॉर्मली प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो क्या करेगा, शो करेगा। अब सुनो, ये तो कब की कहानी थी, जब बेसिकली अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करा रहे थे। क्यों ऑडिट नहीं करा रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने क्या कर रखा है, इन दोनों ने जो है बेसिकली 4480 ले रखा है। अच्छा सीधी सी बात है, मिस्टर आनंद को तो बुक्स ऑडिट कराने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा अगर आप देखोगे तो इन तीनों पर्सन का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, इन तीनों पर्सन का नॉर्मल प्रॉफिट देखो ये रहा 5,90,000, 15,50,000 और 30 लाख। देखो ये रहा 5,90,000, 15,50,000 और 30 लाख। अब देखो यहाँ पर अरविंद की अगर मैं बात करूँ, अरविंद की अगर बात करूँ तो प्रेजेंटिव बेसिस पे उसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 5,90,000 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा नॉर्मली कितना आ रहा है, 5,90,000 आ रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन क्या करता है, अगर 4480 लेता है तो उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 17,10,000 का। लेकिन अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा दे तो उससे क्या कर सकता है, कम दिखा सकता है। बाकी आनंद में भी कोई चेंज आएगा नहीं। तो अपन क्या कहेंगे, अपन ये कहेंगे कि भाई जो अर्जुन है अगर वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराता है, अर्जुन है वो अगर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराता है तो उसको फायदा होगा, क्योंकि वो क्या कर सकता है, 15,50,000 दिखा सकता है। देखो ये रहा द प्रॉफिट एंड गेन्स, ठीक है ना, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अर्जुन, ठीक है ना, अर्जुन वुड अंडरगो अ चेंज। हेलो हेलो। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि जो अर्जुन है वो क्या करता है, अगर बुक्स अकाउंट्स को ऑडिट करा देता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, चेंज होगा। बाकी दोनों पर्सन अगर बुक्स अकाउंट्स वॉलंटरी बुक्स अकाउंट्स ऑडिट कराते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली उनका प्रॉफिट कितना है, सेम ही है। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि भाई अर्जुन का क्या होगा, प्रॉफिट चेंज होगा। हाउएवर देयर वुड बी नो चेंज इन द हैंड्स ऑफ अरविंद एंड आनंद। डन, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा ड्यू डेट क्या होगी, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अरविंद, अर्जुन, आनंद एंड आकाश इफ दे विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स। अगर सबको क्या करना है, मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स लेनी है, मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स लेनी है, तो उस केस में जो है बेसिकली उस केस में इनकी ड्यू डेट क्या होगी। अच्छा सुनो, ये जो अपना अरविंद है ये क्या करता है, 4480 लेता है तो 5,90,000 आएगा। अगर बुक्स अकाउंट ऑडिट कराता है तो भी 5,90,000 आएगा। तो इसके लिए बेनिफिशियल क्या है, इसके लिए बेनिफिशियल ये है कि भाई ये क्या करे, 4480 ले ले। 4480 ले लेगा तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 31 जुलाई। अर्जुन की बात करूं, अर्जुन के लिए फायदेमंद क्या है कि भाई वो बुक्स अकाउंट्स ऑडिट करके कम प्रॉफिट दिखाए। तो अगर बुक्स अकाउंट्स ऑडिट कराएगा तो बेसिकली उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर। आनंद और आकाश की बात करूं तो आनंद और आकाश की भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 जुलाई हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले सकते हैं। तो इन लोगों ने देखो वही चीज क्या रखी है कि भाई अर्जुन के लिए 31 अक्टूबर, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगी, 31 जुलाई। डन है। तो ये हो गया अपना केस सिनेरियो नंबर 1, ये हो गया अपना केस सिनेरियो नंबर 1। अब आते हैं अपन केस सिनेरियो नंबर 2 पे। अब आ जाते हैं अपन केस सिनेरियो नंबर 2 पे। देखो केस सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। अपने को जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है एबीएन कंपनी की, AB, LM, PQ एंड XY, ठीक है ना, इन सब की अपने को क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अपन एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू क्या बोल रहा है, देखो इन लोगों ने कहा कि भाई कौन कौन जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते हैं, कौन कौन सी एंटिटीज जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकती है। आ जाओ देखो, ये जो एबीएन कंपनी है, ये जो एबीएन कंपनी है क्या कर रही है, रिटेल ट्रेडिंग कर रही है। तो क्या ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल होगी, 4480 ले सकती है। एलएमएन जो कंपनी है वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेज का, तो ये 4480 ले सकती है। एलएलपी को जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस मिलते नहीं है। ये जो फर्म है ये क्या ले सकती है, 4480 ले सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे AB, LM और XY क्या कर सकते हैं, बेसिकली एलिजिबल है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। देखो ये रहा AB, LM एंड XY क्या है, एलिजिबल एंटिटी है टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट देखो क्या रखा है। सेकंड पॉइंट इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय AB एंड PQ फॉर द प्रीवियस 24-25 assuming that entities wish to make maximum tax savings without getting their books of accounts audited। ठीक है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करानी है। AB एंड PQ की बात करता हूँ। देखो ये रहा
ये है ए बी और ये पी क्यू है, इनको मुझे क्या करनी है, इनकम निकालनी है। ए बी और पी क्यू की क्या करनी है, मुझे इनकम निकालनी है। ए बी और पी क्यू था, देख लेते हैं, देखो ए बी और पी क्यू ही था ना अपना था ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू। आ जाओ, जो अपना ए बी है, जो अपना ए बी है वो तो क्या कर सकता है 44 एडी ले सकता है, टर्नओवर उसका क्या है 2 करोड़ तक है, मतलब 44 एडी अपन ले सकते हैं। अच्छा, टर्नओवर देखो कि 200 लाख का है, इन लोगों ने मुझे कहा, इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई 200 लाख में से 150 लाख आपको जो है प्रीवियस से 24-25 में रिसीव हो चुका है। अच्छा, 20 लाख आपका ड्यू डेट तक जो है इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हो चुका है, मतलब 150 प्लस 20 170 लाख आपका जो है क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हो चुका है ड्यू डेट तक। तो बेसिकली 170 का 6% और 30 लाख का 8%, देखो ये रहा, ये हो गया अपना 170 का 6% और 30 लाख का 8%। अब बात करते हैं पीक्यू की। अगर आप पीक्यू की बात करो, अगर मैं पीक्यू की बात करूं तो पीक्यू का अगर आप देखोगे टर्नओवर कितना है 1 करोड़ है। अच्छा, ये बेसिकली 44 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है, इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है वही अपन क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4,50,000। तो ये कितना हो गया, क्यू का हो गया 4,50,000, पीक्यू का हो गया 4,50,000 और एबी का कितना हो गया, इसको जो है क्या करोगे, इसको जो है सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,60,000। आगे बढ़े, कर लेते हैं। देखो 170 का 170 का अगर मैं करता हूँ 6%, ये कितना होता है 10.2, ये कितना हो गया 10.2, और 30 का 8% करो, 30 का 8% करता हूँ तो कितना होता है 2.4, तो कितना हो गया ये 12.6। डन है, हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज द बिजनेस इनकम ऑफ एलएम एंड कंपनी, एलएम एंड कंपनी की बिजनेस इनकम निकालो, अज्यूमिंग दैट फर्म विचेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स विदाउट गेटिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। ठीक है ना, तो इनको ऑडिट नहीं करानी है। एलएम एंड कंपनी की बात करते हैं। एलएम एंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने क्या दे रखा है 44 ए ले रखा है, तो 44 ए में जो है बेसिकली आपका जो इनकम निकालने का आपको तरीका बताया। अच्छा, 44 ए में आपको एक और चीज पता होगी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और जो पार्टनर की सैलरी होती है वो हम क्या करते हैं एडिशनली आपको अलाउ कर देते हैं। तो एलएम एंड कंपनी का जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 44 ए के अकॉर्डिंग, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से 1.5 लाख और ये जो आपका इंटरेस्ट है ये क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई इट इज मे बी अज्यूम कि भाई पार्टनर का सैलरी एंड जो इंटरेस्ट है वो क्या है बेसिकली ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। अच्छा, आपको को डिटेल्स दे रखी है एलएम एंड कंपनी की। एलएम एंड कंपनी की अपने को क्या बता रखी है, डिटेल्स बता रखी है। 6 तरह के व्हीकल्स हैं, जिसमें से ये जो 5 व्हीकल्स हैं अप टू 12,000 किलो के हैं, तो ये क्या होंगे, लाइट व्हीकल्स होंगे। और बेसिकली ये जो छठा व्हीकल है ये जो है 12,000 किलो से ज्यादा का है, तो क्या हो जाएगा, हैवी गुड्स व्हीकल हो जाएगा। अच्छा, अपन क्या करेंगे, इनकम निकालेंगे। अच्छा, आपको इनकम निकालना आता होगा, जो अपने लाइट व्हीकल्स होते हैं उनकी इनकम कैसे निकलती है, 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है ना, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर व्हीकल। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप देखोगे ये जो व्हीकल नंबर 1 है, ये जो व्हीकल नंबर 1 है अपने परचेस कब करा था, अपन ने परचेस करा था मई से। ठीक है ना, तो डेट ऑफ परचेस लिया जाता है, पुट टू यूज नहीं लिया जाता इधर। तो अपन क्या करते हैं, डेट ऑफ ओनरशिप देखते हैं। तो मई से लेके अगर आप जो है मार्च तक जाओगे तो 11 महीने हो जाएंगे। इधर जुलाई से लेके अगर क्या करोगे मार्च तक जाओगे तो 9 महीने हो जाएंगे। अगस्त से लेके मार्च 25 तक जाओगे तो 8 महीने हो जाएंगे। इधर आप क्या करोगे, सितंबर से मार्च तक जाओगे तो 7 महीने, एंड ये 5 महीने हो जाएंगे। अच्छा, ये तो एक व्हीकल की बात हो गई, ये तो क्या हुई, एक व्हीकल की बात हो गई। अपने व्हीकल्स कितने हैं, अपने व्हीकल्स हैं बेसिकली ये है अपने 3 व्हीकल। तो क्या करूंगा मैं, इंटू 3 करूंगा, इंटू 3 करोगे, इसको करोगे इंटू 2, इसको करोगे इंटू 1, ये हो जाएगा इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा इंटू 1। इन सब का टोटल करके क्या करोगे 7500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो अपन कर लेते हैं, आ जाओ एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 पे आ गया, मैंने इन सब का टोटल करा, इन सब का टोटल करा, इंटू क्या करा 7500 करा, इंटू क्या करा मैंने 7500 करा। आगे बढ़े अपन अपन जो है बेसिकली क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हैवी गुड्स व्हीकल की बात करूं तो अगर आप देखोगे आपका जो हैवी गुड्स व्हीकल है, जो आपका हैवी गुड्स व्हीकल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1000 पर टन। क्या होता है फॉर्मूला, 1000 पर टन, 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट इंटू पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है ना, तो बेसिकली 1000 इंटू टन निकालूंगा। मेरा जो व्हीकल है वो कितने का है, 13,000 का है, तो 13,000 डिवाइड में मैंने करा 1000 तो मुझे टन मिल गया। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ से 4, तो इंटू मैंने 4 करा। व्हीकल्स कितने मेरे व्हीकल से 2, मैंने क्या करा 2 करा। तो बेसिकली दिस प्लस दिस को क्या करोगे, ऐड करोगे। आपने करा दिस प्लस दिस को ऐड करा, देखो ये रहा 1000 इंटू 13 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है ना, प्लस आपने ये वाला करा ऐड करा, उसमें से क्या करा बेसिकली 1,50,000 एंड 1,50,000 एंड बेसिकली 0.5 लाख को लेस करा। क्या, तो आपको क्या मिल गया, आपको जो है इनकम मिल गई 636,500 की। ठीक है ना, सॉरी 636,500 में से आपने जो है 1,50,000 को लेस करा और ये क्या करा 50,000 को लेस करा, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया 4,36,500। ये हो गया आपका 4,36,500। डन है। तो ध्यान रखना कि भाई 44 ए के जो बिजनेस होता है उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें जो है आपका ये, उसमें जो है आपका ये इंटरेस्ट और ये बेसिकली आपका जो वर्किंग पार्टनर का सैलरी है वो अपन क्या कर देते हैं, एडिशनल डिडक्शन दे देते हैं। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपन 4 पे। इन लोगों ने कहा कि भाई जो आपकी एक्सवाइन कंपनी है, एक्सवाइन कंपनी की जो इनकम है प्रेजेंटिव बेसिस पे बता दो, उसको बुक्स अकाउंट ऑडिट नहीं करानी। तो अगर आप देखोगे एक्सवाइन कंपनी, अगर आप देखोगे एक्सवाइन कंपनी क्या कर रही है, एक्सवाइन कंपनी प्रोफेशन में इंगेज है, तो 44 एडीए लगेगा। तो ग्रॉस एसेट का मैं क्या करूंगा, ग्रॉस एसेट्स का जो है आप क्या करोगे 50% ले लोगे। तो 50 लाख का 50% कितना हो जाएगा, देखो ये रहा 50 लाख का अगर आप 50% करोगे तो आ जाएगा आपका 25 लाख। ये कितना आ गया आपका 25 लाख आ गया। डन है, आगे बढ़े। अब इन लोगों ने कहा कि भाई वुड योर आंसर, इन लोगों ने कहा कि भाई वुड योर आंसर टू एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4।
एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4 चेंज अगर फर्म क्या करती है, बुक्स अकाउंट्स को ऑडिट कराती है। अब देखो 3 एंड 4 की मैं बात करूं तो ये क्या ले रखा था, 44 ए ले रखा था, और ये क्या ले रखा था, 44 AD ए ले रखा था। ठीक है ना। तो LM और XY का कितना आ रहा था बेसिकली, 436 500 और 25 लाख। देखो ये रहा 436 500 और 25 लाख, जब अपन ने क्या करा, बुक्स अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराई है। अच्छा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ, अगर जो है फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि भाई अगर 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 LM और XY जो है, LM और XY जो है उनका बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है, उनसे बुक्स से उनका जो बुक्स है उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4,10,000 और 20 लाख। देखो ये रहा, ये हो गया मेरा 4,10,000 और 20 लाख। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन में जाता हूँ तो मैं इतना इतना प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। अच्छा मुझे अगर इससे कम दिखाना है, मुझे इससे अगर कम दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ये बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट कराते हैं तो क्या इनका प्रॉफिट चेंज होगा, हम कहेंगे बिल्कुल। अगर आप बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट कराओगे तो फिर क्या करना का चाहोगे, आप जो है कम प्रॉफिट दिखाना चाहोगे, तो हम कहेंगे कि यस इन दोनों का जो प्रॉफिट है, इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम होगा। यस देयर वुड बी चेंज इन द आंसर टू बोथ एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4। डन है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं अपन एमसीक्यू नंबर 3 पे। देखो एमसीक्यू नंबर 3 क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 3 देखो कह रहा है मिस्टर हरी अ प्रॉपर्टी डीलर sold a building in the course of his business. Mr. Hari, a property dealer, sold a building in the course of his business to Mr. Rajesh, who is a dealer of automobile spare parts. तो हरी एक क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है। उसने क्या करा है, एक बिल्डिंग बेची है, किसको, मिस्टर राजेश को बेची है। मिस्टर राजेश क्या डीलर है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का। अच्छा हमने 100 लाख की बेची है ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025, जिस दिन पे एसडीबी की दी थी 120 लाख थी। अच्छा अग्रीमेंट कब एंटर करा गया था, सितंबर 24 में एंटर करा गया था, जब एसडीबी की दी थी 110 लाख की थी। जब एसडीबी की दी थी 110 लाख की थी, तो आपका सेल वैल्यू कितना है, 100 है। आपका जो एसडीबी है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कितना है, 110 है। ठीक है ना। अच्छा सॉरी मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपका जो एसडीबी है ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कितना है, 110 लाख है। आपने सेल कितने पे करी है, 100 लाख पे करी है। और एसडीबी ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी है, 120 लाख है। इन लोगों ने कहा कि जिस दिन आपने अग्रीमेंट करा था, उस दिन आपने जो है 15 लाख का पैसा इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर लिया था। तो अपन क्या करेंगे, एसडीबी कौन सी लेंगे, आप जो है एसडीबी डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली लोगे। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एसडीबी है वो अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, देयरफॉर आपकी जो सेल कंसिडरेशन है उसको आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ले सकते हो। अच्छा आगे इन लोगों ने कहा कि भाई मिस्टर हरी ने क्या करा था, ये बिल्डिंग परचेज करी थी कितने की, 50 लाख की। मिस्टर हरी ने जो बिल्डिंग परचेज करी थी, कब 50 लाख की परचेज करी थी, 12/7/2023 को। अच्छा मिस्टर हरी क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो ये जो आपका डिफरेंस निकल के आया 50 लाख क्या होगा, 50 लाख जो है आपकी बिजनेस इनकम होगी। 50 लाख क्या होगी, आपकी बिजनेस इनकम होगी। ठीक है तो ये लिख देता हूं मैं, 50 लाख क्या होगी, मेरी बिजनेस इनकम। डन है, आगे बढ़े। आगे देखो इन लोगों ने कहा कि भाई मिस्टर हरी का एक भाई होगा रवि, रिटेल ट्रेडर। वो क्या है, रिटेल ट्रेडर है। उसने क्या करा है, अपना एक घर बेचा है, किसको, वलिश को। तो मिस्टर हरी का ब्रदर मिस्टर रवि, रिटेल ट्रेडर, उसने क्या करा है, अपना घर बेचा है मिस्टर वलिश को। अच्छा मिस्टर वलिश का एक होलसेल ट्रेडर है, और हमने जो है 50 लाख का घर बेचा है। हमने क्या करा है, 50 लाख का घर बेचा है, जिस दिन पे एसडीबी कितनी है, 70 लाख है। तो जब हमने बेचा है उस दिन पे जो एसडीबी वो कितनी है, 70 लाख है। अच्छा हमने अग्रीमेंट कब करा था, हमने अग्रीमेंट करा था 1 अगस्त 2024 को, जब उस दिन पे एसडीबी कितनी थी, उस दिन पे एसडीबी थी 55 लाख। इसने कहा कि भाई आपने क्या करा है, डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन क्रॉस चेक के थ्रू पैसा जो है क्या करा था, रिसीव कर लिया था। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, डेट ऑफ अग्रीमेंट के एसडीबी नहीं लेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ सेल की ही एसडीबी लेनी पड़ेगी। तो डेट ऑफ सेल की एसडीबी कितनी है, 70 लाख। तो मेरी 70 लाख क्या हो गई, सेल कंसिडरेशन हो गई। अच्छा आगे इसने कहा कि भाई जो मिस्टर रवि है, मिस्टर रवि ने जो बिल्डिंग कब परचेज करी थी, 32 लाख की परचेज करी थी। तो 70 - 32 करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कैबियस निकल के आ जाएगा। 70 - 32 करोगे तो आपका मोटा मोटा क्या निकल के आ जाएगा, कैबियस निकल के आ जाएगा। अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग टू राजेश। तो हरी के हाथ में जो है क्या होगा, 50 लाख की बिजनेस इनकम होगी। तो देखो ये रहा, 50 लाख की क्या हो जाएगी, मेरी बिजनेस इनकम। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ राजेश इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हरी, सो व्हाट इज द अमाउंट अंडर विच हेड इट इज टैक्सेबल। तो राजेश के हाथ में जो है बेसिकली 56 to 10 में कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा क्या, अंडर आईएफएस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राजेश ने जो है बिल्डिंग परचेज कितने पे करी है, राजेश ने जो है बिल्डिंग परचेज करी 100 लाख पे। राजेश ने जो है क्या करा है, बिल्डिंग परचेज करी कितने पे, 100 लाख पे। और अगर अपन एसडीवी को कंपेयर करें तो आपकी एसडीवी कितनी है, आपकी जो है एसडीवी है 110 लाख। तो यहाँ पर जो आपकी एसडीवी वो अप टू 110% और सेल कंसिडरेशन है, देयरफॉर 56 to 10 ही लगेगा। ठीक है, राजेश के हाथ में 56 to 10 ही लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली राजेश के हाथ में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। सो नो अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई रवि के हाथ में कैबिनेट्स निकलेंगे क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स in the hands of Mr. Ravi in respect of sale of residential house to Mr. Valish and under which head it is taxable। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 70 - 32 38 लाख क्या होगा, कैबिनेट्स हेड के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो कोई रहा 38 लाख क्या होगा, कैबिनेट्स हेड के अंदर क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। 38 लाख इज टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। 38 लाख इज टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। आगे बढ़े अपन। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रवि ने जो बिल्डिंग परचेज करी थी, रवि ने जो है बिल्डिंग परचेज करी थी 17/8/2023 को।
17/8/2023 को क्या करा था, रवि ने बिल्डिंग परचेज करी थी। अच्छा बेची कब है, तो अगर आप देखोगे तो इसने बेची है फर्स्ट ऑफ Feb 2025 को, मतलब विद इन 24 मंथ्स बेची है। देयरफॉर क्या होगा, ये जो आपका 38 लाख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैट में क्या होगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 3। अब 4 पे आ जाओ। इन लोगों ने कहा कि भाई इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वलिश इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फ्रॉम मिस्टर रवि, इफ सो अंडर विच हेड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे वलिश ने क्या करा है, वलिश ने जो है एक बिल्डिंग परचेज करी है। कितने की परचेज करी है, 50 लाख की परचेज करी है। बिल्डिंग अपने 50 लाख की परचेज करी है और उस दिन पे एचडीबी कितनी थी, 70 लाख की थी। तो ये जो डिफरेंस है, बेसिकली ये क्या होगा, जो अपना वलिश है इसके हाथ में 5610 में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा क्यों टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है 50 लाख से ज्यादा है एंड जो आपकी एचडीबी है वो अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन नहीं है। ये जो 20 लाख है क्या होगा, अंडर आईएफओएस है, वलिश के हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो 20 लाख इज टैक्सेबल अंडर दैट आईएफओएस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वलिश। आगे बढ़े। इसने कहा कि भाई इस टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश एंड वलिश। क्या टैक्स डिडक्ट होगा बाय मिस्टर राजेश एंड वलिश, तो आपको पता है कि भाई 194 आईए के अंदर क्या होता है, टैक्स डिडक्ट होता है। देखो आपको दिखा देते हैं 194 आईए, क्विकली अपन ले चलते हैं आपको 194 आईए के अंदर। 194 आईए, देखो ये रहा 194 आईए। तो 194 आईए देख रहे थे अपन। 194 आईए के अंदर ये दे रखा है कि जो बायर है उसको क्या करना पड़ेगा, 1% टीडीएस काटना पड़ेगा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और एचडीबी विच इज हायर का। टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है अगर सेल कंसिडरेशन एचडीबी दोनों जो है 50 लाख से कम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सेल का अमाउंट है, वो कितना कितना है, जो सेल का अमाउंट है वो है बेसिकली 100 लाख का। और नीचे अगर आप देखोगे तो जो आपका एचडीबी वो कितना है, 70 लाख का है। तो मोटा मोटा अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जो है बेसिकली टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब जो बायर है वो पेमेंट करते समय क्या करेगा, 194 आईए के अंदर टीडीएस काटेगा। तो येस द टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, ठीक है ना, बाय बोथ मिस्टर राजेश एंड मिस्टर वलिश, दोनों बायर क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे। अच्छा ऑलराइट, केस सिनेरियो नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये आप जो देख सकते हो थोड़ा सा ब्लैकनेस आ रहा है जस्ट बिकॉज मेरे जो रूम का ट्यूबलाइट है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है। एक केस स्टडी करने के बाद, केस स्टडी 4 करने के बाद अपन इसको ठीक करा लेंगे। तो केस स्टडी नंबर 5 से कोई दिक्कत नहीं आएगी, केस स्टडी 4 कर लो। केस स्टडी नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 4 कंपनीज, ठीक है ना, ए बी सी डी। अपने को जो है 4 कंपनी दे रखी है, ए बी, ठीक है ना, और नीचे मुझे बता रखा है कंपनी नंबर सी और कंपनी नंबर डी। अब देखो इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन क्या मतलब, एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। इन लोगों ने क्या कहा भाई, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी फॉर द प्रीवियस 24-25 if it avails the beneficial tax rates under the special provisions of this and this as the case may be by fulfilling the conditions specified therein, assume that GTI reflects the computation under special provisions। तो बी लिमिटेड की अगर अपन बात करें, उन लोगों ने कह रखा है कि बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड की अपन को जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 निकालनी है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो बी लिमिटेड जो है सेटअप कब हुई है, फर्स्ट ऑफ नवंबर 2024 को सेटअप हुई है। तो ये जो है 115 बी ए भी नहीं ले सकती, क्योंकि 115 बी ए भी लेने के लिए कंडीशन ये है कि भाई आपको जो है इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने आप को 31 मार्च 2024 तक का। तो इसके लिए क्या ले सकती है, 115 बी डबल ए ले सकती है, 115 बी डबल ए ले सकती है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीटीआई है, वो कितनी है, 2.8 करोड़ है। अच्छा इन लोगों ने क्या रखा है कि जो 2.8 करोड़ की जीटीआई है ना, वो अपन ने जो है स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाली है। तो आपकी जीटीआई कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। इसमें से क्या मिल जाएगा आपको, 80 JJA का डिडक्शन मिल जाएगा। देखो ये रहा 80 JJA का डिडक्शन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे बता रखा है कि भाई नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 1000। अच्छा सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 500 की सैलरी कितनी है, 24,000, और 500 की सैलरी कितनी है, 26,000। तो ये 26,000 तो आउट हो गया भाई, 25,000 तक ही आपको अलाउट करा जाता है। तो 24,000 वाले जो सैलरी वाले इंप्लॉइज हैं उनको क्या मिलेगा, उनको जो है मोटा मोटा हम क्या करेंगे, डिडक्शन दे देंगे। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, 24,000 इंटू 5 महीने। इनकॉर्पोरेट कब हुई है ये कंपनी, नवंबर में। तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो कितना हो गया, 5 महीने हो गया। तो 24,000 इंटू 5 इंटू कितना होगा, इंटू होगा बेसिकली ये 500 इंटू होगा ये 500, क्योंकि 500 एम्प्लॉइज को क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। और उसको कितना आ रहा है, 24,000 इंटू 5 इंटू 500 का 30%, ये आपका निकल के आएगा बेसिकली कितना, 1.8 करोड़। कितना आ गया ये आ गया आपका 1.8 करोड़। तो देखो जीटीआई में से मैंने 80 JJA का डिडक्शन लिया, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 1 करोड़ हो गई। 1 करोड़ पे अपन क्या करेंगे, 115 बी डबल ए के अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कितना हो जाता है बेसिकली 22% टैक्स, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो कितना हो जाएगा ये 25,16,800। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पे देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी फॉर द प्रीवियस 24-25 if it avails the beneficial tax rate under the special provisions of this and this as the case may be by fulfilling the conditions therein, assume that GTI reflects the computation under the special provisions। अच्छा ए लिमिटेड की अगर अपन बात करें तो ए लिमिटेड सेटअप हुई थी फर्स्ट ऑफ सितंबर 2019 को ये सेटअप हुई थी। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे
यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो आपका जो जीटीआई है वो कितना है 4.9 करोड़ है। आपका जो जीटीआई है वो कितना है बेसिकली 4.9 करोड़ है। अच्छा, अगर मैं 80 JJA की बात करूँ तो 80 JJA का डिडक्शन आपको जो है 3 साल के लिए मिलता है। 80 JJA का डिडक्शन आपको जो है 3 साल के लिए मिलता है। तो पहला डिडक्शन इसको मिला होगा 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में। तो बेसिकली 80 JJA का डिडक्शन इसको जो है अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 24-25 चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 24-25 चल रहा है। तो मेरा जो जीटीआई वो कितना है 4.9 करोड़ है। तो 4.9 करोड़ मेरा कितना हो गया जीटीआई हो गया, देखो ये रहा 4.9 करोड़ क्या हो गया मेरा जीटीआई हो गया। 4.9 करोड़ पे मैं क्या करूंगा, 4.9 करोड़ पे 22% टैक्स लगाओगे, 10% सरचार्ज लगाओगे एंड 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दोगे, तो आपका जो टैक्स है वो कितना निकल के आ जाएगा ये। ऑलराइट, तो क्या पूछा था ये, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ ए लिमिटेड इफ इट अवेल्स द बेनिफिशियल टैक्स रेट अंडर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिस एंड दिस एज द केस मे बी बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस स्पेसिफाइड देयरइन अज्यूमिंग दैट जीटीआई रिफ्लेक्ट्स द कंपटीशन अंडर स्पेशल प्रोविजंस। ऑलराइट, आगे बढ़ सकते हैं अपन। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो अपन से पूछा था कि भाई ए लिमिटेड को जो है क्या करना है, ए लिमिट की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अच्छा, अगर अपन देखें तो मुझे बता नहीं रखा था कि भाई ए लिमिटेड ने जो है 115 बी ए बी ऑप्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो अपन अज्यूम करेंगे कि भाई नहीं कर रखा, क्योंकि अगर कर रखा होता तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा होता कि भाई इसने क्या करा था, जब फर्स्ट आरओआई है, जो फर्स्ट आरओआई है उसके अंदर 115 बी ए बी ले लिया होता, क्योंकि जो 115 बी ए बी होता है वो आपके फर्स्ट आरओआई में मिलता है। अच्छा, फर्स्ट आरओआई की डेट निकल गई तो फिर जो है आप सेकंड ईयर से बी ए बी नहीं ले सकते, आपको जो है क्या करना पड़ेगा बी ए ए ही लेना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर जो है बी ए ए के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि अगर इसने बी ए बी ले रखा होता तो क्वेश्चन मुझे स्पेसिफाई कर देता कि भाई इसने फर्स्ट आरओआई की डेट पे क्या करा होगा, बी ए बी लिया होगा। तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 2, ये हो गया अपना एमसीक्यू नंबर 2। ये देखो क्या रखा है, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर दिस एंड दिस इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजंस। अगर वो जो है स्पेशल प्रोविजंस को ऑप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, एज द केस में भी अज्यूम दैट जीटीआई रिफ्लेक्ट्स द कंपटीशन अंडर स्पेशल प्रोविजंस। अच्छा, ए लिमिट की बात करता हूं मैं, ए लिमिट की बात करते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई ए लिमिट का प्रीवियस ईयर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में जो है मोटा मोटा आपका इनकम क्या निकल के आएगा। देखो, ये जो आपने नई प्लांट मशीनरी खरीदी थी, ये कब खरीदी थी, देखो ऑन द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द न्यू कंपनी। तो जब आपने क्या करा था, कंपनी को सेटअप करा था, तब बेसिकली आपने न्यू मशीन खरीदी थी, तो उस साल आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया होगा। तो बेसिकली करंट में वापस मिलेगा नहीं। 80 JJ का भी जो है आपको करंट में मिलेगा नहीं। 80 JJA का भी जो है मोटा मोटा आपको करंट में क्या नहीं मिलेगा, 80 JJA का भी जो है मोटा मोटा आपको करंट में डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपकी जो इनकम है, अगर आप जो है क्या करते हो, अगर जो है मोटा मोटा, अगर जो है मोटा मोटा आप जो है नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप अपनी जीटीआई निकालोगे तो जीटीआई कितनी आएगी 4.9 करोड़ ही आएगी। तो देखो ये रहा, इन्होंने क्या पूछा है कि भाई टोटल इनकम निकालो, तो टोटल इनकम कितनी होगी 4.9 करोड़ ही होगी। अब बी लिमिट की बात करते हैं। बी लिमिटेड जो है करंट ईयर में सेटअप हुई है, बी लिमिटेड क्या हुई है, करंट ईयर में सेटअप हुई है, बी लिमिटेड करंट ईयर में सेटअप हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली टोटल इनकम निकालनी है एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। तो जीटीआई कितना है 2.8 करोड़ है, 80 JJ का डिडक्शन अपन ने निकाल लिया 1.8 करोड़, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा 4 करोड़ का जो है बेसिकली आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 4 करोड़ का जो है बेसिकली आपको क्या मिलना चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपन सेटअप कब हुआ है, अपन सेटअप हुआ है मोटा मोटा 1 नवंबर को। तो अपन देखते हैं कि भाई करंट टाइम में ये मशीनरी 180 डेज से ज़्यादा यूज हुई है कि नहीं हुई है। तो नवंबर के बेसिकली 30 डेज, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फेब एंड फिर मार्च। तो मोटा मोटा ये करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज हुई है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको जो है बेसिकली 10% ही मिलेगा। तो 4 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा। तो देखो ये रहा भाई 2.8 करोड़ आपकी जीटीआई थी, इसमें से हमने क्या करा 40 लाख का आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करा, 80 JJ आपका जो है 1.8 लेस करा, तो आपका जो है जीटीआई कितना निकल के आ गया, आपका जीटीआई निकल के आ गया 60 लाख। तो ये अपन ने क्या निकाला, टोटल इनकम निकाली, सॉरी ये अपना टोटल इनकम निकल के आ गया 60 लाख। जीटीआई तो 2.8 करोड़ थी, जीटीआई जो है मेरी 2.8 करोड़ थी, अपना जो है टोटल इनकम कितना निकल के आ गया, टोटल इनकम निकल के आ गया अपना 60 लाख। आगे बढ़े। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे आओ, देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, क्वांटम ऑफ पेनल्टी पेबल बाय सी लिमिटेड अंडर द 270A अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग। तो मोटा मोटा ये बोल रहा है कि भाई सी लिमिटेड का जो है पेनल्टी निकालो, और इन लोगों ने कहा कि भाई मिस रिपोर्टिंग नहीं है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, अपन जो है टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालेंगे, उसका 50% लेंगे। अच्छा, सी लिमिटेड की बात कर रहा है, देखो ये रहा सी लिमिटेड, ये है मेरा सी लिमिटेड। सी लिमिटेड की इसने क्या बोली, सी लिमिटेड ने बोली कि भाई आप क्या करो, सी लिमिटेड का जो है इसका, सी लिमिटेड का जो है इसका निकालना है अपने को, सी लिमिटेड का जो है अपने को पेनल्टी निकालना है। तो व्हाट विल द क्वांटम पेनल्टी पेबल बाय सी लिमिटेड अंडर 270A assuming that under reporting of income is not due to misreporting and none of the additions made in the assessment। तो अपन को क्या करना है, असेसमेंट वाली चीज देखनी है, रीअसेसमेंट नहीं देखेंगे, अपन को क्या देखना है, असेसमेंट देखना है। तो देखो ये रहा असेसमेंट, रीअसेसमेंट की बात करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रिटर्न ऑफ इनकम भरी थी आपने, ये इंटीमेशन आया, और ये क्या हुई, इनकम असेस हुई। तो टैक्स ऑन 20 लाख माइनस टैक्स ऑन 16 लाख, टैक्स ऑन 20 लाख माइनस टैक्स ऑन 16 लाख। देखो ये रहा, अपन क्या करेंगे, टैक्स ऑन 20 लाख माइनस टैक्स ऑन 16 लाख करेंगे। अच्छा, अब हमको देखना पड़ेगा 22-23 में, 22-23 में आपको जो टर्नओवर है वो कितना है, आपको 400 करोड़ नहीं है, तो इस पे जो टैक्स रेट लगेगी वो 30% की लगेगी, इस पे जो टैक्स रेट लगेगी वो क्या होगी, 30% की टैक्स रेट लगेगी। तो 20 करोड़ का 30%, भाई 20 करोड़ का मैं क्या करूंगा 30% टैक्स लगाऊंगा। अच्छा, सरचार्ज भी लगेगा, क्योंकि जो आपकी इनकम है
क्योंकि जो आपकी इनकम है वो क्या है बेसिकली, अगर आपकी इनकम जो है क्या होती है अप टू 1 करोड़ होती है तो आप पे कोई सरचार्ज नहीं लगता, 1 से 10 करोड़ होती है तो 7% सरचार्ज लगता है, और 10 करोड़ से ज़्यादा होती है तो आप पे जो है 12% सरचार्ज लगता है। तो 20 करोड़ का 30% कितना होता है, 20 करोड़ का अगर मैं 30% करता हूँ तो ये निकल के आता है 6 करोड़। ये कितना निकल के आएगा, 6 करोड़ निकल के आएगा। अच्छा 6 करोड़ में कुछ करना पड़ेगा, 6 करोड़ में आपको जो है 12% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 6 करोड़ में मैंने 12% सरचार्ज ऐड करा, 6.72 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 6.72 हो गया। 6.72 में मैं क्या करूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा ये आपका जो है टोटल टैक्स निकल के आ जाएगा 6.9888, 6.988 करोड़ का जो है आपका टोटल टैक्स निकल के आ जाएगा। अब टैक्स निकालेंगे 16 करोड़ पे, तो 16 करोड़ का अगर मैं 30% करता हूँ, 16 करोड़ का अगर आप 30% करोगे तो आएगा 4.8, कितना आएगा ये 4.8, मैं सरचार्ज ऐड करूंगा तो 4.8 का 12% सरचार्ज कितना होता है, 12% सरचार्ज होगा आपका 0.756, तो 4.8 प्लस 0.576 कितना हो गया ये हो गया 5.376। इसका क्या करूंगा मैं, इसमें जो है आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से एसेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 5.59104, इन दोनों का डिफरेंस लो 6.9888 लेस 5.59104, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या करना है, इसका जो है आपको 50% करना है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी। डन है, इजी है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 4। अब अपन एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हो क्या दे रखा है, डी की पेनल्टी पूछ रहा है। ये बोला है कि भाई डी पे कितनी पेनल्टी लगेगी और अपने को मिस रिपोर्टिंग बनाना है, अपने को क्या बनाना है, मिस रिपोर्टिंग की बनानी है, मिस रिपोर्टिंग इनकम है, तो मतलब आपका जो पेनल्टी वो क्या होगा 200% ऑफ टैक्स, 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा, 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो मोटा मोटा टैक्स ऑन 22 लाख माइनस टैक्स ऑन 20 लाख, टैक्स ऑन 22 लाख माइनस टैक्स ऑन 20 लाख, टैक्स ऑन 22 लाख माइनस टैक्स ऑन 20 लाख नहीं है, 22 करोड़ है, तो टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं देखूँ 22-23 का टर्नओवर जो है कितना है, अप टू 400 करोड़ है, देयरफॉर टैक्स कितना लगेगा 25% लगेगा। तो आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली टैक्स निकालोगे 22 करोड़ पे, टैक्स निकालोगे 20 करोड़ पे, दोनों का जो डिफरेंस टैक्स आ रहा है उसका अपन क्या करेंगे डबल कर देंगे। देखो ये रहा, अपन क्या करा, टैक्स ऑन 22 करोड़ निकाला, कितना आया ये निकल के आया अपना टैक्स ऑन 22 करोड़ निकल के आया 640 है ना। टैक्स ऑन 20 करोड़ कितना निकल के आया दिस, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस आया 58,24,58,24,000। इसको आपने डबल कर दिया तो आपकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी 1,16,48,000। कितना हो गया ये 1,16,48,000। तो ये अपनी जो है केस स्टडी नंबर 4 हो गई। अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी नंबर 5 पे, अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी नंबर 5 पे। देखो केस स्टडी नंबर 5 पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 5 क्या कह रही है, अब बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है ना, रजिस्टर्ड अंडर सेबी, और ये क्या है रीट है, गिव्स पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस 24-25। सो 24-25 की जो है अपने को इनकम दे रखी है रीट की। आगे देखते हैं, लोगों ने कहा कि भाई इसकी इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड क्या है, जेड लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसमें बिजनेस ट्रस्ट जो है 100% होल्ड करते हैं। जेड लिमिटेड ने जो है 115 BW आउट नहीं कर रखा, तो जेड लिमिटेड क्या है बेसिकली एसपीवी है। आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई डिविडेंड इनकम है जेड लिमिटेड से, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। अच्छा सेल कब कराया अपने 31 अक्टूबर 2024 को कराए, और अपन ने एसटीडी पे करा है बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द इंडियन कंपनीज। कितना है 4 लाख है, मतलब इस पर क्या लगेगा 111A सेक्शन लगेगा। आगे देखते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज कितना है 8 लाख है। फिर आगे इन लोगों ने कहा कि भाई रेंटल इनकम रिसीव फ्रॉम, क्या रेंटल इनकम रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द रीट। आगे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज 1 लाख है। आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई assume that the business trust has distributed the entire 48 lakh to the unit holders in the previous 24-25 in the month of March 2025। तो हमने जो है सारी की सारी इनकम क्या कर दी है अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 100 यूनिट्स, मिस्टर वाई इज अ नॉन रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 500 यूनिट्स। बेसिकली दो पर्सन है, मिस्टर एक्स है एक रेसिडेंट है, मिस्टर एक्स क्या है रेसिडेंट है, और मिस्टर वाई क्या है नॉन रेसिडेंट है। दोनों बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट में 100 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं। बिजनेस ट्रस्ट की टोटल यूनिट्स मुझे क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी है 5000 है। तो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सब्सक्राइब बाय ऑल द यूनिट होल्डर्स इज 5000। आगे बढ़ते हैं, अपने को जो है क्या करना है एमसीक्यूज के आंसर देखने हैं। लोगों ने देखो क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना, फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेस ट्रस्ट टू द यूनिट होल्डर्स। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो इंटरेस्ट इनकम है एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को दी थी, और बिजनेस ट्रस्ट ने क्या करा बिजनेस जो है अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई एक्स एंड वाई के हाथ में क्या इंप्लीकेशन होगा। तो देखो आंसर देखो क्या दे रखा है, टैक्स इज डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर एक्स एंड 5.2% ऑन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड टू वाई। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है इंटरेस्ट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने यूनिट होल्डर्स को, उस केस में अगर अपन ने क्या करा है एनआरए फॉरेन कंपनी को जो है क्या करा है इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो बेसिकली बिजनेस 5% टीडीएस काटना पड़ेगा, एंड अदर्स के केस में जो है टीडीएस कितना कटेगा 10% कटेगा। तो लोगों ने वही कहा कि भाई देखो 10% अपन को टीडीएस काटना पड़ेगा इन केस ऑफ रेसिडेंट, एंड बेसिकली 5% टीडीएस काटना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। जब भी अपन नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटते हैं तो अपन क्या करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से बिल्कुल ऐड करते हैं, 5 + 4% कितना हो जाएगा 5.2%। अच्छा अगर आप देखोगे तो जो इंटरेस्ट इनकम है
तो इंटरेस्ट इनकम है वो कितनी है 10 लाख है। तो इंटरेस्ट इनकम है वो कितनी है 10 लाख है। तो देखो मैंने लिखा 10 लाख की मेरी क्या है इंटरेस्ट इनकम है। मेरे जो है टोटल यूनिट होल्डर्स कितने हैं, अगर आपके देखोगे तो आपके जो है बेसिकली टोटल यूनिट होल्डर्स ने यूनिट्स कितनी सब्सक्राइब कर रखी है 5000। तो बेसिकली मैंने क्या करा 10 लाख डिवाइड बाय 5000 करा, मुझे जो है पर यूनिट की इनकम पता चल गई। तब मिस्टर एक्स कितनी यूनिट होल्ड करके बैठा है, मिस्टर एक्स जो है 100 यूनिट्स होल्ड करके बैठा है। तो 10 लाख डिवाइड बाय 5000 इंटू मैंने करा 100, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मिस्टर एक्स है उसकी इनकम कितनी होगी। करो कितना आ रहा है ये 10 लाख डिवाइड बाय करा मैंने 5000, तो मैंने करा 100, तो ये निकल के आ गया 20,000। तो ये कितना निकल के आ गया 20,000 आ गया। तो बेसिकली मिस्टर एक्स को जो है इंटरेस्ट की इनकम कितनी मिलेगी 20,000। रिस्पेक्टिवली अपन ने मिस्टर वाई की निकाली, वो कितनी आ जाएगी 1 लाख आ जाएगी। वेरी इजी। आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 4 लाख ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एंड 8 लाख ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई ये लिस्टेड शेयर्स है, इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में क्या होगा 111 लगेगा। अच्छा, जो मेरा शेयर्स बिका है, अगर आप देखोगे जो आपका शेयर्स बिका है वो कब बिका है 31 अक्टूबर 2024 को, 31 अक्टूबर 2024 पे बिका है। इसका मतलब क्या है अमेंडमेंट के बाद बिका है, देयरफोर जो आपका टैक्स रेट है 111 में वो कितना हो जाएगा 20%। देखो इन लोगों ने आंसर में वही दे रखा है, भाई बिजनेस ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा 20% पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा 20% पे टैक्स पे करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111 में कवर्ड है। एंड दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज पे क्या लगेगा एमएमआर लगेगा। बाकी जो बैलेंस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर क्या लगेगा एमएमआर। इजी। अच्छा, अभी लोगों ने कहा कि भाई डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका एसपीवी है, उसने 115 बीडब्ल्यू नहीं ले रखा। तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई जो आपका डिविडेंड का कंपोनेंट होता है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होता है एग्जाम होता है। अच्छा, यूनिट होल्डर के हाथ में भी क्या होता है एग्जाम होता है, अगर बेसिकली एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू नहीं ले रखा। यहाँ पर जो एसपीवी है उसने 115 बीडब्ल्यू नहीं ले रखा, देयरफॉर जो डिविडेंड की इनकम है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जाम होगी और यूनिट होल्डर्स के हाथ में भी क्या होगी एग्जाम होगी। तो लोगों को तो कहाँ से वही दे रखा है कि भाई जो डिविडेंड की इनकम है दोनों के हाथ में क्या होगी एग्जाम होगी। डन है, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर जो आपकी एसपीवी है वो 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर लेती है, देन द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। तो उसका क्या होगा सीधी सी बात है, बीटी के हाथ में क्या होता है एग्जाम होता है, बीटी के हाथ में क्या होगी एग्जाम होगी, बट यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो इट इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बीटी क्योंकि ट्रस्ट एंजॉयज पास्ट थ्रू स्टेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। ठीक है ना, सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बीटी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज पे क्या लगेगा एमएमआर लगेगा, इसमें तो कोई ही नहीं। फिर आगे दो क्या रखा है रेंटल इनकम कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट रिसीव्ड बाय द बीटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स वुड बी। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर रेंटल इनकम कौन रिसीव करती है, रेंटल इनकम रिसीव करती है रीट, ठीक है ना, फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ओन बाय द बीटी। तो उस केस में क्या होता है बीटी के हाथ में एग्जाम होता है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। बीटी को क्या करना पड़ता है एनआर के केस में रीट्स इन फोर्स पे डीडीएस काटना पड़ता है, एंड रेसिडेंट के केस में अपन क्या करेंगे 10% पे डीडीएस काटेंगे। तो इन लोगों ने वही चीज दे रखी है कि भाई जो रेंटल इनकम है वो यूनिट होल्डर्स के हाथ में क्या होगी टैक्सेबल होगी। पीटी को क्या करना पड़ेगा 10% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, 10% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ पेमेंट टू रेसिडेंट। अपन क्या करेंगे रेट्स इन फोर्स पे डीडीएस काटेंगे इन केस ऑफ पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट जो क्या है विजिटर वाई है। इजी है। अच्छा, ये जो इनकम है ये जो 40,000 और जो 2 लाख की इनकम है ये आप निकाल ही सकते हो। ऑलराइट, डन। तो ये अपनी केस स्टडी नंबर 5 होगी, बहुत ईजी केस स्टडी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये अपना जो है बेसिकली पूरा पूरा बिजनेस ट्रस्ट इसमें करा था, टेस्ट करा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों का समय बचाने के लिए मैं जो है आपको सारे के सारे एमसीक्यू के जो है बेसिकली क्या नहीं पढ़ा रहा, ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा, अपन जो बेसिकली प्रोविजन है वो पढ़ रहे हैं और उसके साथ आंसर देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दो क्या दे रखा है अपने को जो है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम 270 ए के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एक फर्म है जो 30% पे टैक्स पे करती है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द फर्म फॉर द प्रीवियस 24-25। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अपने रिटर्न ऑफ इनकम दिखाई थी 40 लाख की, ठीक है ना, अपना पास जो इंटीमेशन आया उसमें अपनी इनकम कितनी हो गई 50 लाख हो गई। 143 सबसेक्शन 3 में असेसमेंट के दौरान अपनी इनकम हो गई 65 लाख, एनडी असेसमेंट के दौरान अपनी इनकम कितनी हो गई 85 लाख हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर मिस्टर एंड अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज क्या है 58 ईयर्स है, एंड वो क्या है इस फर्म का पार्टनर है, एंड अ पार्टनर ऑफ द अबव फर्म हैज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। उसने भी जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी है। तो मिस्टर एंड एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं कर रखी है। अच्छा, 144 के अंदर उसका क्या होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, एंड उसकी इनकम कितनी निकल के आ जाती है 15 लाख निकल के आ जाती है। आपने को क्या करना है कुछ आंसर्स देने हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई एमएनओ जो आपका फर्म है इज डीम टू हैव अंडर रिपोर्टेड इनकम। क्यों ऐसा, उसकी भाई जो इनकम है वो अंडर रिपोर्टेड क्यों है, क्योंकि बेसिकली इन लोगों ने कहा कि जो आपकी इनकम है 147 के अंदर वो बेसिकली 143 सबसेक्शन 3 से ज़्यादा आ रही है। इसी तरह से जो आपका इनकम है 143 सबसेक्शन 3 में वो आपकी जो है इंटीमेशन से ज़्यादा आ रही है। तो बेसिकली अपना आंसर क्या होगा 2 एंड 3 होगा। अपना आंसर क्या होगा बेसिकली पॉइंट नंबर सी। डन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटीमेशन में निकल के आया 50 लाख, लेकिन आपका जो है असेसमेंट हुआ 143 सबसेक्शन 3 में, उसमें जो है आपकी इनकम कितनी निकल के आई 65 लाख। मतलब आपने अपनी इनकम कितनी अंडर रिपोर्ट कर रखी है, आपने अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट कर रखी है 15 लाख की। इसी तरह से रीअसेसमेंट के दौरान आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो कितनी है 20 लाख है। डन है।
फिर देखो क्या रखा है, मिस्टर एन जो है उसने अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट कर रखी है, क्यों? तो इन लोगों ने कहा कि भाई उसने सबसे पहले तो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी है, एंड नंबर 2 उसका जो इनकम है वो क्या है, बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली पॉइंट नंबर सी। अच्छा, इसमें दे रखा है कि भाई मिस्टर एन इज डीम टू हैव अंडर रिपोर्टेड इनकम, क्योंकि उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी थी, एंड उसकी एसएस इनकम एग्जिट कर रही है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, ये पॉइंट नंबर ए क्या है, गलत है। इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म विच हैज अंडर रिपोर्टेड इनकम, ये वाला कोई लेना देना नहीं है, इस पॉइंट का कोई भी अपने को रेलेवेंस देखना नहीं है। फिर आगे देखो क्या रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई अज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो इन लोगों ने कहा कि भाई मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं है, एंड नन ऑफ द एडिशंस और डिसअलाउंसेस मेड इन असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर 270 ए सबसेक्शन 6, पेनल्टी लिवाइबल ऑन फर्म अंडर 270 ए। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 270 ए के अंदर 70 ए के अंदर फर्म को कितनी पेनल्टी पे करनी है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, ठीक है ना। तो असेसमेंट के दौरान कितनी पेनल्टी पे करनी है, तो अगर आप देखोगे इंटीमेशन में जो है आपने इनकम दिखाई थी 50 लाख की, असेसमेंट में आपकी इनकम निकल के आ गई 65 लाख की, तो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हो गई, 15 लाख हो गई। अच्छा, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 65 लाख पे क्या टैक्स आ रहा है, 50 लाख पे क्या टैक्स आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का 50% आपको क्या होगा, पेनल्टी होगा। आ जाओ, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है टैक्स ऑन 65 लाख, फिर आप निकालोगे टैक्स ऑन 50 लाख, ठीक है ना। 65 लाख पे आप टैक्स कैसे निकालोगे, फर्म पे टैक्स लगता है कैसे, फर्म पे टैक्स लगता है 30% के रेट से, तो 30% 65 लाख का 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आ जाएगा, 20,28,000। इसी तरह से आपने 50 लाख पे टैक्स निकाला, कितना आ गया, 15,60,000, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, ये 4,68,000। अच्छा, आपकी पेनल्टी कितनी होगी, आपकी पेनल्टी लगेगी 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, तो 4,68,000 का 50% कितना हो जाएगा, 2,34,000, ईजी। अच्छा, इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने आगे कहा कि भाई अज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो आपकी जो पेनल्टी है, तो आपकी पेनल्टी वो कितनी हो जाएगी, 200% ऑफ द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई रीअसेसमेंट के दौरान आपको जो है कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, अज्यूमिंग कि भाई आपने जो क्या कर रखी है, अपनी इनकम मिस रिपोर्ट कर रखी है। तो ये रहा रीअसेसमेंट। तो पिछली बार जब असेसमेंट हुआ था तो आपकी इनकम थी 65 लाख, अब कितनी आ रही है, 85 लाख। तो अपन क्या करेंगे, टैक्स ऑन 85 लाख माइनस टैक्स ऑन 65 लाख, आपको क्या मिलेगा, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। देखो ये रहा टैक्स ऑन 85 लाख माइनस टैक्स ऑन 65 लाख, तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 6,24,000। इसका मैं क्या करूंगा, 200% करूंगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, 12,48,000 की आपको क्या करनी है, पेनल्टी पे करनी है। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, ठीक है ना। अंडर रिपोर्टेड इनकम ऑफ मिस्टर एन की अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं कर रखी है, भाई ने जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं कर रखी है, मतलब उसने जो है अपनी इनकम कितनी दिखाई है, नील, अपनी इनकम कितनी दिखाई है, नील। अच्छा, 144 के अंदर उसका जो है क्या होता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, उसकी इनकम कितनी निकल के आ जाती है, 15 लाख निकल के आ जाती है। तो इसके लिए उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होती है, तो आप मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको भी पढ़ाया था, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरते हो तो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकलती है, कि भाई आपकी जो इनकम निकल के आई है असेसमेंट में माइनस 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 आपकी जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यहाँ पर जो है बेसिकली मुझे बता नहीं रखा कि भाई इसने जो है 115 बीएससी ऑप्ट आउट कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या होता है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बेसिकली आपका 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है। तो 15 लाख में से 3 लाख गया तो कितना हो जाएगा, 12 लाख की इसकी मोटा मोटा 12 लाख की जो है इसकी 12 लाख की जो है इसकी क्या निकल के आ जाएगी, 12 लाख की जो है इसकी अंडर रिपोर्ट इनकम निकल के आ जाएगी। अच्छा, 12 लाख पे आप क्या करोगे, 12 लाख की जो है बेसिकली इसकी निकल के आ गई अंडर रिपोर्ट इनकम। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये निकालना है कि भाई इस पे पेनल्टी कितनी लगेगी, इस पे पेनल्टी कितनी लगेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है, आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो कितनी है, आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो बेसिकली निकल के आ रही है आपकी 12 लाख। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि भाई टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना निकल के आएगा। अच्छा, आपने अपनी पहले इनकम कितनी दिखाई थी, 0, अभी इनकम कितनी निकल के आ रही है, 15 लाख, अभी इनकम कितनी निकल के आ रही है, 15 लाख। तो जब आप क्या करते हो, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालते हो, जब आप क्या करते हो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालते हो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे 12 लाख पे, पूरे के पूरे 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉरी, पूरे के पूरे 15 लाख पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे 15 लाख पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको जो है बेसिकली ले चलता हूँ कहाँ पर स्लैब में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 115 बीएससी में क्या स्लैब रेट थे। अपन ने जो है 115 बीएससी में ये वाले स्लैब रेट्स पढ़ रखे थे, और अगर आप देखोगे तो 15 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका जो है टोटल टैक्स कितना बनेगा, 20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 कितना हो गया ये। तो ये मैं करता हूँ 20,000 प्लस 1,20,000, ये आपका निकल के आता है 1,40,000 प्लस आप करोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो कितना हो जाएगा 145,600। तो आपका टैक्स कितना बनेगा, आपका टैक्स बनेगा बेसिकली 145,600। अच्छा, इसका मैं क्या करूँगा 50% करोगे, तो डिवाइड बाय 2 करा तो आपको जो पेनल्टी कितना आ जाएगा 72,800। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें क्या टेस्ट करा गया कि जो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम होती है, जो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम होती है, देखो टेक्निकली तो आपकी अंडर रिपोर्ट इनकम पूरी की पूरी 15 लाख होनी चाहिए। टेक्निकली आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी 15 लाख होनी चाहिए। लेकिन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालते समय अपना जो लॉ है वो क्या कहता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को लेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली 15 लाख में से 3 लाख लेस करूंगा, तो आपकी जो है अंडर रिपोर्टेड इनकम आ जाएगी 12 लाख। अब जब आप क्या करोगे, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालोगे, मतलब आपको क्या करना है 270 की पेनल्टी निकालनी है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अपन क्या करेंगे पूरे के पूरे 15 लाख पे
पूरे के पूरे 15 लाख पे आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 15 लाख पे जो है बेसिकली आपको टैक्स निकालना है। अपना टैक्स कितना निकल के आया 145,600, उसका क्या करोगे 50% करोगे तो कितना आ जाएगा ये 72,800। तो मैंने बेसिक लेक्चर में जो अपना पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन का चैप्टर था अपना रेगुलर लेक्चर में मैंने बहुत डेप्थ में आपको समझाया भी था। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपन ये सिनेरियो 7 पे। देखो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। मिस्टर मनोज, क्या एज क्या है 45 ईयर्स है। मनोज की एज क्या है 45 ईयर्स है। इज द रेसिडेंट इंडियन हु हैज द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज सम ऑफ विच आर यूलिप। ठीक है ना, तो बेसिकली अपने पास जो है 1 2 3 4 5 6 छह तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें जो 4 है वो क्या है बेसिकली यूलिप है। अच्छा, आपको जो है लिप और यूलिप का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। लिप और यूलिप का कंसेप्ट जो है मैंने आपको कहाँ पर समझाया था, अपन ने जो है लिप और यूलिप का कंसेप्ट समझा था आईएफओएस में। देखो ये रहा। अब देखो इसके इसी के प्रोविजन के बेसिस पे अपने को जो है क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आ जाओ करते हैं अपन। मुझे बता रखा है ABCDEF ये तरह की क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन लोगों ने आगे कहा कि भाई मिस्टर मनोज हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 BAC। अब देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई विच आर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मनोज मिस्टर मनोज वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D in respect of maturity proceeds, and what is the quantum of deduction which would be available under 80C in respect of premium paid on such policies for the previous year 24-25। Assume that Mr. Manoj does not have any other ULIPs only for the purpose of this MCQ। तो इन लोगों ने कहा भाई आप यूलिप को इग्नोर करो, आप जो है यूलिप को इग्नोर करो, और ये कहा कि भाई ए और बी में से आप ये बताओ कि भाई कौन सी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में ये क्या कर सकता है बेसिकली एग्जामेशन क्लेम कर सकता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है, अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, इसमें आपकी जो बेसिकली पॉलिसी है वो एग्जाम कर दी जाएगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई जो आपका प्रीमियम है, तो आपका एनुअल प्रीमियम है वो किसी भी साल का, जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो आपका एनुअल प्रीमियम है किसी भी साल का, वो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड होना चाहिए। आ जाओ यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर अपन देखें तो एनुअल प्रीमियम कितना है 50,000 है। अच्छा, कैपिटल सम अश्योर्ड कितना है 6 लाख है, तो 6 लाख का 10% करता हूँ तो कितना आता है 60,000। एनुअल प्रीमियम कितना है 50,000 है, देयरफॉर ये क्या होना चाहिए, ये बेसिकली क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा। पॉलिसी नंबर की ए क्या हो जाएगी, पॉलिसी नंबर ए जो है बेसिकली एग्जाम हो जाएगी। अच्छा, पॉलिसी नंबर जो बी है, पॉलिसी नंबर जो बी है आईसीआई की जो केस स्टडी बुकलेट है वहां पर जो प्रीमियम का अमाउंट है ना वो दे नहीं रखा, वहां पर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो दे नहीं रखा। अच्छा, इन लोगों ने ये मान रखा है कि भाई इधर जो प्रीमियम है ना, इधर जो प्रीमियम है वो 10% ज्यादा है, देखो इन लोगों ने इसको क्या करा है, इसको जो है बेसिकली नॉट एग्जाम करा है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 0 दे रखा है, ये जो है इधर कुछ लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये पता चलता है अपने को कि ये जो प्रीमियम है ना, ये जो प्रीमियम है अप टू 10% ऑफ अप टू 10% ऑफ 3.5 लाख नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। इतनी बात तो अपन को समझ में आ गई। पहला पॉइंट तो अपने को ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट तो अपने को ये समझ में आ गया कि भाई इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी एग्जाम होगी। अब दूसरा चीज क्या पूछ रहा है ये, दूसरा ये चीज पूछ रहा है कि भाई 80C में जो है आपको कितना डिडक्शन दिया जाएगा, 80C में जो है बेसिकली आपको कितना डिडक्शन दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पता होगा, आपको जो है ये पता होगा कि भाई एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड का 10% तक हम आपको क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड का अप टू 10% तक हम आपको डिडक्शन देंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनुअल प्रीमियम जो है अपन अज्यूम कर लेते कितना है, अपन अज्यूम कर लेते 40,000 है, अपन अज्यूम कर लेते कितना है 40,000 है, ठीक है ना। तो 40,000, तो 40,000 है, ठीक है ना, वो 10% ऑफ 3,50,000 नहीं है, तो 10% ऑफ 3,50,000 कितना होता है 35,000। यहाँ पर प्रीमियम कितना है 40,000 है, देयरफॉर ये बेसिकली एग्जाम है, ठीक है, सॉरी एग्जाम नहीं है, क्या है एग्जाम नहीं है। अब सवाल आता है कि भाई 80C में डिडक्शन कितना मिलना चाहिए, तो 3.5 लाख का 10% कितना होता है 35,000। यहाँ पर आपने जो है प्रीमियम कितना पे करा है 40,000, तो लेकिन आपको जो है डिडक्शन कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 35,000 का आपको डिडक्शन देंगे। अच्छा, इधर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो है सम अश्योर्ड कितना है 6 लाख है, 6 लाख का 10% कितना होता है 60,000, आपने प्रीमियम कितना पे करा है 50,000, तो हम क्या करेंगे 50,000 का आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे अंडर 80C। तो ये हो गया 50K और ये हो गया 35K, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 85K। 80C का जो आपका लिमिट है कैप है वो कितना है 1,50,000 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो है टोटल कितना आ रहा है 85 लाख आ रहा है, देयरफॉर 85,000 आ रहा है, नॉट 85 लाख। देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, आपको जो है 85,000 का बेसिकली डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो देखो ये रहा पॉलिसी ए जो है आपकी एग्जाम होगी और टोटल आपको डिडक्शन का कितना मिलेगा, टोटल आपको डिडक्शन जो है 80C में कितना मिलेगा 85,000 का मिलेगा। ये सारी चीजें अपन ने डिडक्शन वाले चैप्टर में भी देखी थी। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई विच आर द यूलिप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिस्टर मनोज वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन अंडर 1010D रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स, चूज द ऑप्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू मिस्टर मनोज। तो इन लोगों ने ये कहा कि भाई आपके पास 4 तरह की यूलिप है, आपके पास जो है 4 तरह की यूलिप है। अच्छा, ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये लोग जो है ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कौन सी यूलिप जो है बेसिकली आपकी क्या होगी एग्जाम होगी। अब सुनो मेरी बात, जो यूलिप का कंसेप्ट था, जो यूलिप का कंसेप्ट था वो कब से आया है, ठीक है ना, ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 से आया है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे पॉलिसी नंबर सी आपने जो है कब इशू करी है 1 फेब को इशू करी है। अच्छा, पॉलिसी नंबर ई कब इशू करी है 1 मार्च को करी है, और ये कब करी है 1 अप्रैल को करी है। मतलब बेसिकली जो अमेंडेड प्रोविजन है इन तीनों पे लग जाएंगे। ये जो पॉलिसी नंबर डी है, पॉलिसी नंबर डी है यूलिप है, ठीक है ना, इस पे अमेंडेड प्रोविजन लगेगा, पुराने वाले प्रोविजन लगेंगे। तो पुराना वाला प्रोविजन क्या कहता है कि भाई अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम है
वो अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक है, तो बेसिकली आपका जो प्रीमियम है वो आपका जो पॉलिसी वो क्या होगा, एग्जिम्ट होगा। तो 30 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख, ठीक है ना। आपका एनुअल प्रीमियम कितना है, 3 लाख, देयरफॉर ये पॉलिसी नंबर डी तो क्या है, एग्जिम्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे अपन सी ई एफ की। सी ई एफ की अपने को बात करनी है, तो देखो अमेंडेड प्रोविजन क्या कहता है। अमेंडेड प्रोविजन ये कहता है कि भाई अगर आपकी जो यूलिप है वो इशू हुई है, ठीक है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है ना, 1 फरवरी 2021, तो उस केस में क्या होगा कि भाई अगर आपका प्रीमियम अप टू 10% और 15% तक है, तब हम क्या करेंगे, एग्जाम कर देंगे, लेकिन आपको कुछ फर्दर कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। इन लोगों ने एक और चीज कही कि भाई फर्दर नो एग्जामेशन, आपको जो है एग्जामेशन नहीं दिया जाएगा अगर जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो 2.5 लाख से ज्यादा है फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। आ जाओ इधर। क्या अपना सीईएफ में से किसी भी पॉलिसी का जो प्रीमियम का अमाउंट है, एनुअल प्रीमियम का अमाउंट है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही फिर आगे, इन लोगों ने जो है फिर आगे एक और चीज कही कि भाई अगर आपने जो है एक से ज्यादा पॉलिसी इशू करा रखी है, तो हम आपको एग्जामेशन उन्हीं पॉलिसी का देंगे जिनका एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख तक है, जिनका एग्रीगेट प्रीमियम क्या है, 2.5 लाख तक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने को एक चीज तो पता चल गई, आपने को जो है क्या पता चल गई, एक चीज तो पता चल गई कि भाई किसी का भी जो एनुअल प्रीमियम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब मैंने एक और चीज बताई कि भाई अगर आपके पास जो है एक से ज्यादा यूलिप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जो है कंबाइन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको जो है एग्जामेशन किस पॉलिसी का लेना है। अच्छा, आप एग्जामेशन उन्हीं पॉलिसी का ले सकते हो जिनका एग्रीगेट प्रीमियम मिला के, कितना है, जिनका एग्रीगेट प्रीमियम मिला के 2.5 लाख तक है। अच्छा, देखो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी और ई का क्या कर सकता हूँ, एग्जामेशन क्लेम कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, सी और ई का एग्जामेशन क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैं सी और ई का एग्जामेशन क्लेम करता हूँ तो मेरा एनुअल प्रीमियम कितना होगा, मेरा एनुअल प्रीमियम होगा बेसिकली ये आपका जो है कितना है, ये 1 लाख है और ये कितना है, 1,40,000 है, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करना चाहूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि भाई या तो मैं सी और ई का एग्जामेशन क्लेम कर लूँ, उस केस में जो आपका एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम है वो कितना होगा, 2,40,000 होगा, मतलब वेल विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन ये कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी पॉलिसी नंबर एफ को क्या कर सकता हूँ, एग्जाम क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि पॉलिसी नंबर एफ का जो एनुअल प्रीमियम वो कितना है, 2.5 लाख है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो सी और ई को जो है एग्जाम क्लेम कर लो, या फिर जो है क्या करो, एफ को एग्जाम क्लेम कर लो। अब अपन देखेंगे भाई अपने को फायदा किस में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो पॉलिसी नंबर सी, पॉलिसी नंबर जो सी है, मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे आपको जो है 30, मैच्योरिटी पे अगर आप देखोगे तो मैच्योरिटी पे जो है आपको 11 लाख रुपीज मिलेंगे। अच्छा, आपने जो है टोटल प्रीमियम कितना पे करा है, आपकी जो पॉलिसी है, वो कब इशू हुई थी, आपकी जो पॉलिसी है वो इशू हुई थी 1 Feb 2021 को। अच्छा, मैच्योरिटी कब है, मैच्योरिटी है आपकी 2030 को, तो कितने साल हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 साल हो गए। ये कितने हो गए आपके, 9 साल हो गए। तो 11 लाख में से मैं क्या करूंगा, 9 लाख को लेस करूंगा, तो बेसिकली आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आता है, आपका टैक्सेबल अमाउंट आता है इधर 2 लाख, आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, इधर 2 लाख आया। पॉलिसी नंबर ई की बात करते हैं, पॉलिसी नंबर ई देखोगे तो यहाँ पर मैच्योरिटी पे आपको कितना मिल रहा है, 17 लाख मिल रहा है। आपने जो है प्रीमियम कितना पे करा है हर साल, 1,40,000, कितने साल के लिए प्रीमियम पे करा है। तो आपकी जो पॉलिसी है वो कभी इशू हुई थी 1 March 2021 को, मैच्योरिटी कब आ रही है, 2030 को आ रही है। तो मैं दिखाता हूँ कि भाई कितने साल होंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 साल, 1,40,000, 1,40,000 इंटू 9 करो कितना आ रहा है, 1,40,000 इंटू 9 करा तो आ रहा है मेरा 12,60,000। 17 लाख माइनस 12,60,000 करो, माइनस करा मैंने 17 लाख, तो आपका जो है टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा इधर, इधर होगा जो है आपका 4,40,000, कितना हो गया ये हो गया 4,40,000। अच्छा, तो अगर मैं क्या करता हूँ, सी और ई को, अगर मैं जो है सी और ई को एग्जाम क्लेम करता हूँ, तो उस केस में मुझे एग्जामेशन कितना मिलेगा, ठीक है ना, 2 लाख प्लस 5,40,000 का, ठीक है, सॉरी 2 लाख प्लस 4,40,000 का, कितना हो गया, 6,40,000 हो गया। अब मैं बात करूंगा पॉलिसी नंबर एफ की। पॉलिसी नंबर एफ में आपको जो है मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिल रहा है, 28 लाख मिल रहा है। आपने हर साल प्रीमियम कितना पे करा है, 2.5 लाख का प्रीमियम पे करा है। अच्छा, आपका ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन होगा आपका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अगेन 9 महीने, कितना हो गया, अगेन आपके हो गए बेसिकली 9 मंथ्स। तो 2.5 लाख इंटू 9 करो कितना आ रहा है, 2.5 लाख इंटू 9 करा मैंने, माइनस करोगे आप 28 लाख। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना है, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है आपका 5,50,000। तो मुझे बताओ भाई बेनिफिशियल क्या होगा, भाई बेनिफिशियल ये है कि भाई आप जो है क्या करो, पॉलिसी नंबर सी और ई को क्या करो, एग्जाम क्लेम करो, क्योंकि इन दोनों का जो अमाउंट है, दोनों का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो पॉलिसी नंबर एफ से क्या है, ज्यादा है। आ जाओ, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली सी और ई को एग्जाम क्लेम कर लेंगे, सी और ई को एग्जाम क्लेम कर लेंगे। सी और ई को क्या करना है, आपको एग्जाम क्लेम करना है, डी पॉलिसी नंबर डी तो है आपकी क्या होगी, ऑलरेडी एग्जाम होगी। ऑलराइट, तो देखो ये अपना निकल के आ गया कि भाई 2 लाख, 4,40,000 और 5,50,000, बात समझ में आ गई। तो 2 लाख, 4,40,000 और 5,50,000, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, आगे बढ़ सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं, देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई कंसिडरिंग द ऑप्शन चोजन इन एमसीक्यू नंबर 2 अबव, अच्छा व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन कंप्यूटेड अंडर 45(1)(b), ठीक है ना, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनोज फॉर द प्रीवियस सर 2930, assume that for the purpose of this MCQ no consideration was received prior to the maturity date in case of any ULIP। तो इन लोगों ने मोटा मोटा ये कहा कि भाई कितने अमाउंट, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई कितना अमाउंट जो है आपका कैपिटल गेन हेड के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो सीधी सी बात ये है कि भाई ये वाली यूलिप, सीधी सी बात ये है कि भाई ये वाली यूलिप और ये वाली यूलिप तो क्या हो गई, एग्जाम हो गई। टैक्सेबल कौन सी होनी है, ये होनी है। मैच्योरिटी पे जब आपको पैसा मिलेगा, तो 5,50,000 क्या होगा आपका कैपिटल गेन हेड के अंदर क्या करा जाएगा, टैक्सेबल करा जाएगा। तो देखो ये रहा
5,50,000 क्या होगा, 5,50,000 जो है बेसिकली आपका कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सेक्शन 45(1)(b), सेक्शन 45(1)(b) क्या होता है, अपने कैपिटल गेन चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझा था। आगे बढ़े, आगे देखो अपन आते हैं केस सिनेरियो नंबर 8 पे। केस सिनेरियो नंबर 8 पे आओ, देखो क्या दे रखा है। मिस्टर सुनील, श्रीराम एंड श्याम, ठीक है ना, 3 ब्रदर्स हैं who are resident Indians engaged in the independent retail trade business of food grains in Pune, थाने एंड नागपुर रिस्पेक्टिवली। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप देखो कि टर्नओवर, इन तीनों का टर्नओवर मुझे बता रखा है 9 करोड़, 10 करोड़ एंड 12 करोड़। तो इधर लिख लेता हूँ 9 करोड़, 10 करोड़ एंड 12 करोड़। ये कब का है, प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर 2024, मतलब पिछली प्रीवियस ईयर का है। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई दे रेगुलरली परचेज फूड ग्रेन्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर अश्वनाथ, अ होलसेलर इन मुंबई। टर्नओवर ऑफ मिस्टर अश्वनाथ कितना है, 18 करोड़ है। तो यहाँ पर मुझे बता रखा है कि भाई ये तीनों जो बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक सेलर से माल खरीद रहे हैं, और सेलर कौन है, अश्वनाथ है। अच्छा, अश्वनाथ का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर कितना दे रखा है, 18 करोड़ दे रखा है। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर सुनील, श्रीराम और श्याम को 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी देखनी है, तो बेसिकली सुनील को जो है 194 क्यू में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। श्रीराम को भी जो है 194 क्यू में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो है टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो 194 क्यू किस पे लगेगा, सिर्फ श्याम पे लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सेलर की, इसी तरह से अगर अपन बात करें सेलर की, तो सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर कितना है, 18 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा है। देयरफॉर सेलर को अगर 1H लगना है, तो बेसिकली सेलर जो है क्या कर सकता है, 1H में टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई दे फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये लोग क्या करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। एग्रीगेट अमाउंट क्रेडिटेड बाय द brothers to the account of Mr. Ashwanath during each month of the financial year 24-25 is shown in the table below. It may be assumed that the entire amount relating to Ashwanath for a particular month is credited to his account on the last day of that month and is paid entirely on the last day of the immediately next month. तो मोटा मोटा ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जब आप क्या करते हो, परचेज करते हो, जब आप क्या करते हो, परचेज करते हो, ठीक है ना, तो परचेज को जो है आप बुक कर लेते हो। जैसे मैंने अप्रैल में क्या करा है, अप्रैल में 5,90,000 की परचेज करी, तो मैंने क्या करा, अप्रैल में जो है 5,90,000 से अपनी बुक्स में क्या करा, अश्वनाथ को क्रेडिट कर लिया। परचेज की एंट्री क्या बस हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई आप पेमेंट कब करते हो, पेमेंट करते हो आप अगले महीने में। तो आपने क्या करा, अप्रैल की लास्ट मंथ में, अप्रैल की लास्ट डेट पे आपने जो है परचेज बुक करी, और मई की लास्ट डेट पे आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई लाइकवाइज मिस्टर अश्वनाथ ऑल्सो डेबिट्स द अकाउंट ऑफ सुनील, श्रीराम एंड श्याम ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द अमाउंट ऑफ सेल्स वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग ईच मंथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने बता रखा है कि भाई सुनील, श्रीराम और श्याम ने, ठीक है ना, अश्वनाथ से पूरे साल में कितना कितना अमाउंट का परचेज कर रखा है। यह है 86 लाख, यह है 90 लाख और यह है 98 लाख। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई मिस्टर सुनील, ठीक है ना, मिस्टर सुनील फ्रेंड ऑफ मिस्टर कृष्णा। मिस्टर सुनील एक चौथा बंदा आया, ठीक है ना। ये सुनील, श्रीराम और श्याम था, ये सुनील, श्रीराम और श्याम था। अब एक नया पर्सन आता है, कृष्णा। मिस्टर सुनील का फ्रेंड कृष्णा, मिस्टर सुनील फ्रेंड मिस्टर कृष्णा। अब एक नया पर्सन आता है, मिस्टर कृष्णा। उसने अपना बिजनेस चालू करा है इन द अप्रैल 2024। एंटर्ड इनटू अ वन टाइम ट्रांजैक्शन विद अश्वनाथ फॉर द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर 60 लाख ऑन 30 जून। तो बेसिकली कृष्णा ने क्या करा है, करंट ईयर में अपना बिजनेस चालू करा है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में इसका टर्नओवर कितना होगा, 0 होगा। तो बेसिकली कृष्णा पे 194 क्यू तो लगेगा नहीं, 194 क्यू में कृष्णा को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इसने क्या करा है, अश्वनाथ से परचेज करें 60 लाख के। परचेज कब करें, 30 जून को परचेज करें, ठीक है ना। 30 जून को अपने क्या करें, परचेज करें। ऑन विच डेट ही क्रेडिटेड द सेट सम टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अश्वनाथ। लेकिन पेमेंट कब करा है, पेमेंट करा है आपने 2 जुलाई को, पेमेंट करा है अपन ने 2 जुलाई को। अब अपने को क्या करना है, आंसर देना है। देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई आर द टीडीएस प्रोविजंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट अट्रैक्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस विद मिस्टर अश्वनाथ, ठीक है ना। तो बेसिकली तीनों भाइयों ने क्या करा था, अश्वनाथ से परचेज कर रखे थे। इन लोगों ने कहा कि भाई क्या टीडीएस कटेगा क्या। अच्छा, इफ सो इन हुज एंड्स एंड एट व्हाट रेट एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, इग्नोर वन टाइम ट्रांजैक्शन विद कृष्णा। तो सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी, कि भाई 194 क्यू में सुनील और श्रीराम को जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सॉरी, सुनील और श्रीराम को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। और श्याम को जो है क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर 194 क्यू। तो देखो वही चीज है इधर, वही चीज है कि भाई जो मिस्टर श्याम है उसको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, 194 क्यू में टीडीएस जो है 0.1% की रेट से कटता है। तो मिस्टर श्याम इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द अमाउंट ऑफ ईच परचेजेस। अच्छा, जो टीडीएस करता है 194 क्यू में, वो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख करता है। तो श्याम ने टोटल परचेज कितने कर रखे हैं, 98 लाख कर रखे हैं। तो 98 में से 50 गया, 98 में से 50 गया तो कितना बचता है, 98 में से अगर मैं 50 लेस कर देता हूँ तो 48 लाख बचता है। तो 48 लाख पे क्या होगा, 48 लाख पे 0.1% का टीडीएस कटेगा। देखो ये रहा, इन लोगों ने कहा कि भाई मिस्टर श्याम को जो है 0.1% पे टीडीएस काटना पड़ेगा। मिस्टर श्याम को जो है 0.1% पे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। आफ्टर कंसीडरिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो मोटा मोटा आपको पता है 194 क्यू में क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पे क्या होता है, टीडीएस कटता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मिस्टर श्याम का जो टोटल परचेज है वो 50 लाख से ज्यादा कब हो रहा है, 50 लाख से ज्यादा हो रहा है आपका अक्टूबर मंथ में। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर मंथ की आखिरी तारीख में जब आप क्या कर रहे हो, अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, किसके अकाउंट को,
सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करो तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। डन। फिर देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई आर द टीडीएस प्रोविजंस, सॉरी आर द टीसीएस प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड बाय अश्वनाथ। तो क्या अश्वनाथ को टीसीएस काटने की जरूरत है, टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है? अच्छा, इफ सो फ्रॉम हुम ही डज हैज टू कलेक्ट द टीसीएस एट व्हाट डेट एंड व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, तो बेसिकली टीसीएस जो है कलेक्ट होता है 206C, ठीक है ना, 206C1H के अंदर, 206C1H के अंदर, और जो 206C1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट होता है वो एट द टाइम ऑफ रिसीट होता है, वो एट द टाइम ऑफ क्या होता है, रिसीट होता है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ रिसीट अपन क्या करते हैं, टीसीएस कलेक्ट करते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे इन लोगों ने कहा है कि भाई अश्वनाथ को क्या टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है, अगर हाँ तो किससे कलेक्ट करेगा वो। अच्छा, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई जो कृष्णा से इसने वन टाइम ट्रांजेक्शन करा है उसको आप क्या करो, इग्नोर करो। देखो सीधी सी बात यह है कि भाई सुनील, श्रीराम और श्याम ने क्या कर रखा है, सुनील, श्रीराम और श्याम ने जो है मोटा मोटा क्या कर रखा है, परचेज कर रखे हैं अश्वनाथ से। मैंने आपको ये बताया कि भाई सुनील और श्रीराम के हाथ में जो है 194 क्यों लगेगा नहीं, सुनील और श्रीराम के हाथ में जो है 194 क्यू लगेगा नहीं। अच्छा, जो शाम है उसने क्या करा है, 194 क्यू में टीडीएस काट लिया है। अच्छा, अश्वनाथ ने क्या करा है, इन तीनों को माल बेचा है, अश्वनाथ ने क्या करा है, इन तीनों को माल बेचा है। अच्छा, जो माल बेचा है वो तीनों जो है 50-50 लाख से क्या है, ज्यादा है। देखो अश्वनाथ क्या करेगा, अश्वनाथ जो है बेसिकली टीसीएस कलेक्ट करेगा। अच्छा, टीसीएस किससे कलेक्ट करेगा, सुनील से करेगा, श्रीराम से करेगा, ठीक है ना, शाम से नहीं करेगा। शाम से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर 194 क्यू एंड 1H दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं। तो अगर बेसिकली दोनों साइमल्टेनियसली लगते हैं तो उस केस में क्या होता है, 194 क्यू में टीडीएस कलेक्ट, 194 क्यू में टीडीएस करता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, टीडीएस कट चुका है, देयरफॉर 1H लगेगा नहीं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्यों नहीं लग रहा, 194 क्यों नहीं लग रहा, देयरफॉर क्या होगा, 1H में टीसीएस कलेक्ट होगा। देखो वही चीज इन लोगों ने बता रखी है, वही चीज इन लोगों ने इधर बता रखी है कि जो अश्वनाथ है वो क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। अश्वनाथ हैज टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम सुनील एंड श्रीराम एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख, और जो आपका टीसीएस कलेक्ट होता है वो एट द टाइम ऑफ रिसिट होता है। तो एट द टाइम ऑफ रिसिट ऑफ सच अमाउंट एवरी मंथ, ठीक है ना, एवरी मंथ फ्रॉम दिसंबर एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली। कैसे, तो सीधी सी बात ये है कि भाई जो आपका ये सुनील है, ठीक है ना, अश्वनाथ ने जो सुनील को सेल्स करी है, अश्वनाथ ने जो सुनील को सेल्स करी है वो 50 लाख से कब क्रॉस कर रही है, 50 लाख पे अगर आप देखोगे तो क्रॉस कर रही है कब, देखते हैं, देखो निकालो, 5,90,000 प्लस 7,10,000 प्लस 8,20,000 प्लस 6,80,000 प्लस 4,90,000 प्लस 5,80,000 प्लस 7,20,000 प्लस 6,70,000। तो जो आपकी मोटा मोटा सेल्स है 50 लाख की सेल्स वो क्रॉस कब कर गई, 6,70,000 को कर गई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई जो 1H है उसके अंदर टीसीएस कब कलेक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ रिसिट। तो अपन को एक और चीज़ पता है कि जो अश्वनाथ ने जो नवंबर में माल बेचा होगा उसका पैसा अपने को कब मिला होगा, दिसंबर में मिला होगा। तो बेसिकली आपको जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो कब करना है, दिसंबर में कलेक्ट करना है। डन है। तो लोगों ने कहा कि भाई जो आपका टीसीएस है वो कब कलेक्ट होगा, दिसंबर में कलेक्ट होगा। इसी तरह से आप क्या करोगे, श्रीराम को निकालोगे और श्रीराम को जो टीसीएस है वो कब कलेक्ट होगा, नवंबर में कलेक्ट होगा। डन है। अब इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस, है ना, अगर अश्वनाथ फेल्स टू फर्निश द पेन टू द डायरेक्टर बेस्ड ऑन द आंसर इन एमसीक्यू नंबर 1। तो 194 क्यू में जो आपका क्या था, बेसिकली 194 क्यू के अंदर जो आपका थर्ड पर्सन था, 194 क्यू में जो आपका ये मिस्टर श्याम था उसको क्या करना था, 194 में टीडीएस काटना था। अभी बोला कि सेलन ने अगर पैन नंबर नहीं दिया है, सेलन ने अगर पैन नंबर नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा, 5% टीडीएस कटेगा, 0.1% की जगह कितना होगा, 5% पे जो है टीडीएस कटेगा। देखो वही चीज़ है, वही चीज़ इन लोगों ने दे रखी है कि भाई 5% पे टीडीएस कटेगा। अच्छा, इन लोगों ने आगे कहा कि भाई टीसीएस किस रेट से कलेक्ट होगा, टीसीएस जो है किस रेट से कलेक्ट होगा, अगर जो बायर है बेसिकली वो क्या नहीं करता है, अपना पैन फर्निश नहीं करता है, तो 0.1% की जगह 1% आ जाता है। तो ये आपने जो है बेसिक प्रोविजन पढ़ रखा होगा। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई व्हाट वुड बी द टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल परचेस ट्रांजेक्शन बाय कृष्णा फ्रॉम अश्वनाथ। तो ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो कृष्णा है उसको तो 194 क्यू में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जीरो है। अच्छा, अश्वनाथ क्या करेगा, अश्वनाथ सीधी सी बात है टीडीएस काटेगा, अश्वनाथ सॉरी टीसीएस कलेक्ट करेगा। अश्वनाथ क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा और एट द टाइम ऑफ रिसीट करेगा, मतलब जुलाई में क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा और रेट क्या होगी, 0.1% होगी। कितने अमाउंट पे करेगा, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। आ जाओ देखो वही दे रखा है, वही इन लोगों ने इधर बता रखा है कि भाई मिस्टर अश्वनाथ को क्या करना पड़ेगा, जुलाई में टीसीएस को कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन 10 लाख, इजी। तो ये हो गया अपना केस स्टडी नंबर 8। अब आ जाते हैं अपन केस स्टडी नंबर 9 पे। देखो केस स्टडी नंबर 9 क्या कह रही है, मिस्टर बी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर बाय प्रोफेशन, ठीक है। He also delivers online lectures on interior decoration via e-commerce platform Eco Academy। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर हैं। हम क्या करते हैं, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर क्या करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी देते हैं इंटीरियर डेकोरेशन पे। द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिस्टर बी का इको अकेडमी अकाउंट इज गिवन हियर एज अंडर। तो मोटा मोटा मई में, अक्टूबर में और मार्च में क्या करा है, मिस्टर बी ने सर्विसेज दी है। अच्छा, मिस्टर बी को पेमेंट कब मिला है, मिस्टर बी को जो है पेमेंट मिला है इन रिस्पेक्टिव डेट्स पे और वैल्यू ऑफ सर्विसेज मुझे बता रखा है। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई इन एडिशन टू अबव, ऊपर जो सर्विसेज दे रखी है इसके अलावा कस्टमर ने क्या करा है, 20,000 का डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है फैब में, किसको, स्टूडेंट को, सॉरी। इन एडिशन टू अबव मिस्टर बी रिसीव 20,000 ऑन 18th of Feb 2025 डायरेक्टली फ्रॉम अ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ
थ्रू द इंडिको अकेडमी पेमेंट पोर्टल। तो मोटा मोटा ये लोग कह रहे हैं कि 20,000 का पेमेंट जो है कस्टमर ने डायरेक्टली किसको कर दिया, मिस्टर बी को कर दिया है। मिस्टर बी हैज नॉट फर्निश्ड हिज पेन और आधार नंबर टू इंडिको अकेडमी बट हैज फर्निश्ड हिज ड्राइविंग लाइसेंस फॉर केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। इसने पेन नंबर फर्निश नहीं कराया, देखो जो टीडीएस है वो हायर रेट पे कटेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई ऑन 5 मई 2024 मिस्टर बी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विसेज टू मिस्टर एन इन मुंबई, ठीक है ना, हैविंग बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस 23-24 फॉर हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एज वेल एज रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस। तो मिस्टर बी ने मिस्टर एन को क्या करा है, मिस्टर बी ने मिस्टर एन को प्रोफेशनल सर्विसेज दी है। अच्छा अमाउंट अगर आप देखोगे तो 40,000 है, 60,000 है। और इन लोगों ने कहा कि भाई जो 40,000 है वो तो ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए है और 60,000 जो है वो किसके लिए, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए। तो 194 जे में जो आपका रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस होता है उस पर टीडीएस नहीं कटता है, तो इसने काट दिया। इन लोगों ने कहा कि मिस्टर बी ने जो है इधर क्या कर रखा है, पेन फर्निश कर रखा है। आगे इन लोगों ने एक चीज कही कि भाई मिस्टर बी का ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इंटीरियर डेकोरेशन प्रोफेशन, ठीक है ना। सो मिस्टर बी का ग्रॉस रिसीट कितना है, मिस्टर बी का ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इंटीरियर डेकोरेशन प्रोफेशन, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग फीस फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम क्लाइंट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग मिस्टर एन इन द टोटल इज 40 लाख। तो मोटा मोटा ये लोग कहना चाह रहे हैं तो भाई मिस्टर बी का जो टोटल रिसीट्स है वो कितना है, 40 लाख है। अच्छा इस 40 लाख में ये वाली चीज इंक्लूडेड है, मिस्टर एन को जो सर्विसेज दी गई है वो इंक्लूडेड है। अच्छा जो ऊपर सर्विसेज दी गई है एक्स्ट्रा वो इंक्लूडेड है। अच्छा ये इंक्लूडेड नहीं है, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा। कितनी है ये सर्विसेज, 2 लाख, ये 2 लाख हो गया, ये 1,50,000 हो गया, कितना हो गया 3,50,000। तो 3,50,000 प्लस मैंने करा 1,40,000 प्लस करोगे आप 1,40,000 प्लस करोगे 20,000, ये करा मैंने तो कितना निकल के आ गया 5,10,000। तो ये क्या हो गया 5,10,000 सर्विसेज ये हो गई, ठीक है। तो अभी तक अपने जो है क्या करा, मिस्टर बी की ग्रॉस रिसीट्स निकाली, कितनी है 5,10,000 ये और 40 लाख ये। आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई फर्दर 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 1,10,000 इज पेबल बाय मिस्टर बी, है ना, टू टम्बल एलएलसी अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैविंग नो ऑफिस इन इंडिया एंड 1,05,000 टू डूडल इनकॉर्पोरेशन यूएसए फॉर गिविंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन क्लाइंट्स। तो मोटा मोटा मिस्टर बी ने क्या करा है, मिस्टर बी ने जो है इन दोनों लोगों से क्या करी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज कराई है, सॉरी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली है। तो सीधी सी बात है, जो अपना इक्वलाइजेशन डिवाइड का सेक्शन होता है वहां पर अपन क्या करेंगे, जब पेमेंट करेंगे तो 6% ईएल काट के जमा कराएंगे। आगे देखो क्या दे रखा है, दो डूडल इनकॉर्पोरेशन यूएसए हैज एन ऑफिस इन इंडिया, द सेड ऑफिस इज इन्वॉल्वड इन प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग सर्विसेज एंड नथिंग इन रिलेशन टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो मोटा मोटा ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई जिससे भी हमने क्या करिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली उसका इंडिया में पी नहीं है। अच्छा डूडल इनकॉर्पोरेशन का ऑल्दो इंडिया के अंदर क्या है एक ऑफिस है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली गई है वो इस पी से कनेक्टेड नहीं है। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई फॉर्चुनेटली मिस्टर बी गॉट वन क्लाइंट बेस्ड इन कंट्री ए। अच्छा हमने क्या करा था, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज कराई थी, मिस्टर बी को जो है एक कंट्री ए का क्लाइंट मिल गया, ठीक है ना, विथ विच इंडिया डज नॉट हैव डीटीडब्ल्यू फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड 3,50,000 एज नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ 50,000 एज फॉरेन टैक्स। तो मतलब मोटा मोटा अपन ने जो है क्या करा होगा 4 लाख की सर्विसेज दी होगी। 4 लाख की सर्विसेज दी है किसको, 4 लाख की सर्विसेज दी है एक क्लाइंट को जो कंट्री ए में बैठा है। अच्छा जो क्लाइंट है सामने वाला, ठीक है ना, उसने क्या करा होगा, पेमेंट करते समय मेरा 50,000 का टीडीएस काट दिया और मुझे नेट कितना दे दिया 3,50,000 दे दिया। तो मेरी इधर ग्रॉस कितनी हो गई, आपकी जो है इधर ग्रॉस हो गई 4 लाख की। तो आपकी इनकम तो 4 लाख है ना, आपकी इनकम 4 लाख है, ऑल दो उसने क्या करा है 50,000 का टीडीएस काट के उधर की सरकार को जमा करा दिया, जिसका अपन क्या करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। आगे इन लोगों ने कहा कि प्रॉफिट ऑफ मिस्टर बी कंप्यूटेड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, मतलब इन लोगों ने कहा जो बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 लाख आ रहा है। और इन लोगों ने कहा कि भाई इसने जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराई है। अब बढ़ते हैं अपन देखो क्वेश्चन पे। इन लोगों ने कहा कि भाई क्या इंडिको एकेडमी को जो है टीडीएस काटने की जरूरत है, ठीक है ना, क्या इंडिको एकेडमी को टीडीएस काटने की जरूरत है, एंड अगर हाँ तो क्या अमाउंट पे कटेगा, इसो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। तो सीधी सी बात है 194 ओ में टीडीएस करता है, 194 ओ में टीडीएस करता है। मैं आपको ले चलता हूँ एक बार 194 ओ में, आपको याद दिला देता हूँ। 194 ओ में अगर आप देखोगे 194 ओ में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जो आपका ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, इसको क्या करना पड़ता है टीडीएस काटना पड़ता है। अगर ये पेमेंट कर रहा है किसको, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, टीडीएस काटेगा 1% की रेट पे, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ये रेट कितनी हो गई 0.1% हो गई। लेकिन फिर अपन एक और चीज पढ़ी थी कि भाई जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है ये अगर अपने को क्या नहीं देता है, पैन नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा अपनी जो रेट है वो 5% हो जाएगी, अपनी जो टीडीएस की रेट है वो कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि भाई टोटल सर्विसेज कितने की दी गई है, टोटल सर्विसेज जो है 5,10,000 की दी गई है, ठीक है ना, टोटल सर्विसेज 5,10,000 की दी गई है, इसमें ये 20,000 भी इंक्लूड होगा। तो 194 में अपन ने पढ़ रखा है कि भाई अगर कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट कर देता है किसको, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, सेलर को, तो उस केस में भी अपने को क्या करना पड़ेगा टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा। तो 5,10,000 का 5%, देखो ये रहा 5,10,000 का 5% कितना हो गया 25,500। तो देखो बेसिकली आंसर हो जाएगा अपना सी। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो बेसिकली मिस्टर एन को टीडीएस काटने की जरूरत है क्या, एन अगर हाँ तो किस रेट पे कटेगा। तो सीधी सी बात है मैंने आपको बताया था मिस्टर एन, ये रहा देखो मिस्टर एन जो है पेमेंट करते समय टीडीएस काटेगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए सर्विसेज ली गई है इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो 40,000 का 194 जो में 10% पे टीडीएस कटेगा विच इज 4,000। देखो ये रहा 4,000 का टीडीएस कटेगा, ठीक है ना, इस सेकंड वाले एमसीक्यू में। फिर आगे इन लोगों ने कहा कि भाई इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194 एम, तो 194 एम में भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं क्योंकि 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं करी है, तो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194 एम। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई
क्या मिस्टर बी को जो है ईएल काटने की जरूरत है? इज मिस्टर बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ईएल ऑन द अमाउंट्स पेबल टू टंबल एलएलसी और डूडल इनकॉर्पोरेशन? अगर सो, इफ सो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईएल? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईएल? तो देखो सीधी सी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि भाई 6% पे आपको क्या करना पड़ेगा, ईएल काटना पड़ेगा। तो 1,10,000 का 6% एंड 1,05,000 का 6% क्या होगा, ईएल कटेगा। तो इधर इन लोगों ने वही चीज दे रखी है कि भाई 1,10,000 का 6% 6600 एंड रिस्पेक्टिवली 6000 क्या होगा, ईएल कटेगा, ठीक है ना। तो ये जो कौन है पर्सन, ये जो मिस्टर बी है, क्या करेगा, पेमेंट करते समय टीडीएस काटेगा। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज मिस्टर बी का ग्रॉस इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस 24-25 अज्यूमिंग कि उसने क्या कर रखा है, 115 बेसिस से ऑप्ट आउट कर लिया है। देखो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये कि भाई अगर अपन क्या करते हैं 44 एडीए लेते हैं, ठीक है ना, 44 एडीए लेते हैं, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, मोटा मोटा 50% ऑफ ग्रॉस अपनी इनकम दिखा सकते हैं। मेरे लेक्चर से 5,10,000, मेरी लेक्चर से इनकम है 5,10,000 की, ठीक है ना। इंटीरियर डेकोरेशन से मेरी 40 लाख की इनकम है, मेरी जो फॉरेन इनकम है वो कितनी है, 4 लाख है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 49,10,000। टोटल कितना हो गया, 49,10,000 हो गया। अच्छा, इसका 50% मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी इनकम जो है इसका 50% दिखा सकता हूँ, विच इज 24 लाख 55,000। अगर मैं 24,55,000 से कम दिखाना चाहता हूँ तो मुझे बुक्स अकाउंट्स ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि भाई ऑल दो आपकी बुक से इनकम जो है 24 लाख आ रही है, लेकिन आप जो है बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 44 एडीए के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब आप क्या करोगे, जब आप बेसिकली 24,55,000 पे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो आपका टैक्स कितना निकल के आएगा, आपका टैक्स निकल के आएगा 5,70,960 का। 5,70,960 का जो है आपका टैक्स निकल के आ जाएगा। ईजी है। तो स्टार्टिंग के 10 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, स्टार्टिंग के 10 लाख पे टैक्स बनेगा 1,12,500 और इन एक्सेस ऑफ 10 लाख 30% लगेगा तो 14,45,000। 14,45,000 का 30% कितना होता है, 4,36,500। इनको टोटल करो कितना आ रहा है, 1,12,500 प्लस 4,36,500। मैं क्या करूंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5,70,960। वेरी इजी, डन। आगे बढ़े। अब आ जाता है अपन केस सिनेरियो 10 पे। केस सिनेरियो 10 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है ना। यूआई लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, देखो ये रही यूआई लिमिटेड क्या है, एक इंडियन कंपनी है। इसने 50 करोड़ बोरो कराए एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम फ्रॉम एम इनकॉर्पोरेशन यूएस एंटिटी, ठीक है ना। तो बेसिकली एम इनकॉर्पोरेशन से अपन ने क्या करा है, पैसा बोरो करा है। अच्छा, आगे इन लोगों ने कहा है कि भाई हमने 50 करोड़ पैसा बोरो करा, 50 करोड़ क्या करा, पैसा बोरो करा, और हमारी अब टोटल बोरिंग कितनी हो गई है, 65 करोड़ हो गई है। 50 करोड़ बोरो करने के बाद ये जो बेसिकली यूआई लिमिटेड है, इसकी टोटल बोरिंग कितनी हो गई है, इसकी टोटल बोरिंग हो गई है 65 करोड़। आगे देखो, द लोन इज गारंटेड बाय एच इनकॉर्पोरेशन अनदर यूएस एंटिटी। तो एच इनकॉर्पोरेशन करके एक दूसरी एंटिटी है, उसने क्या करा है, लोन की गारंटी दी है, उसने क्या करा है, लोन की गारंटी दी है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि पोयम, द पोयम ऑफ बोथ एम एंड एच कहाँ पर है, यूएसए में है। और यूआई के टोटल एसेट्स कितने हैं, यूआई के टोटल एसेट्स है 180 करोड़ के। अच्छा, आगे बढ़े अपन। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई जो यूआई लिमिटेड है, जो यूआई लिमिटेड है उसने क्या करा है, टर्बो इक्विपमेंट इंपोर्ट कराए हैं, टर्बो इक्विपमेंट इंपोर्ट कराए हैं वर्थ ₹30 करोड़, ठीक है ना, फ्रॉम एच इनकॉर्पोरेशन। इंपोर्ट ड्यूटी हमने 4.5 करोड़ की पे करी है, ठीक है ना। इंपोर्ट ड्यूटी अपन ने कितनी पे करी है, 4.5 करोड़ की पे करी है। तो मोटा मोटा ये आपसे कह रहा है कि जो यूआई लिमिटेड है उसने क्या करा है, 30 करोड़ का इंपोर्ट कराया है, किससे, 30 करोड़ का इंपोर्ट कराया है एच इनकॉर्पोरेशन से। अच्छा, और अब इसने क्या करा है, 4.5 करोड़ की जो है इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करी है। मतलब मोटा मोटा यूआई लिमिटेड ने जो है अपनी बुक्स में परचेज कितने के दिखा रखे होंगे, 34.5 करोड़ के दिखा रखे होंगे। 34.5 करोड़ के क्या दिखा रखे होंगे, परचेज दिखा रखे होंगे। आगे बढ़े। अच्छा, आगे इसने कहा कि द इक्विपमेंट वाज सोल्ड टू टी लिमिटेड, द इक्विपमेंट वाज सोल्ड टू टी लिमिटेड फॉर 40 करोड़। तो यूआई लिमिटेड ने क्या करा, उस इक्विपमेंट को जो है टी इनकॉर्पोरेशन को बेच दिया, कितने पे, 40 करोड़ पे बेच दिया। आगे ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई नॉर्मल जीपी मार्जिन, नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है, 20% सेल्स है। नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है, 20% ऑन सेल्स है। तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपका जीपी मार्जिन कितना है, 20% ऑन सेल्स है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने कहा कि भाई नेट प्रॉफिट ऑफ यूआई लिमिटेड कितना है, नेट प्रॉफिट ऑफ यूआई लिमिटेड ऑफ 24-25 8 करोड़ है। अच्छा, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 करोड़, ठीक है ना, 6 करोड़ का अपने क्या कर रखा है, इसमें इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है 2.5 करोड़ का, और इनकम टैक्स अपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है 1.5 करोड़ का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब देखो इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बेसिकली ये कहा, कि भाई आप क्या करो, एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर दो। देखो निकालते हैं अपन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड in the computation of total income for the previous year 24-25 if for the previous year 23-24 मतलब पिछले साल there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 करोड़ under 94B। तो पिछले साल 4 करोड़ का जो है खर्चा आपका डिसअलाउ हो गया था। करंट टाइम में आपको जो है कितना इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा वो बता दो। तो आपने सेक्शन 94B पढ़ रखा है। 30% ऑफ एबिटा तक हम क्या करते हैं, 30% ऑफ एबिटा तक आपको जो है बेसिकली डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है। आपका एबिटा निकालेंगे अपन। एबिटा का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को वापस एड बैक करना पड़ेगा। तो 8 करोड़ में 6 करोड़ को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 करोड़। 14 करोड़ में मैं अगर क्या करता हूँ 2.5 प्लस 1.5 को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 18 करोड़ हो जाएगा। 18 करोड़ का 30% कितना हो जाता है, 5.4 करोड़। इसका मतलब ये कि भाई करंट ईयर में जो आपका एनआर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसका आपको जो है कितना डिडक्शन मिलेगा, उसका जो है आपको डिडक्शन मिलेगा 5.4 करोड़ का। कितना, 5.4 करोड़ का। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो जो आपने बोरिंग कर रखी है, जो आपने बोरिंग कर रखी है वो कितने कर रखी है, 50 करोड़ की कर रखी है। इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, 5.95% पर एनम कर रहे हो। तो 50 करोड़ का मैं 9.5% करता हूँ तो बेसिकली 4.75 आता है। कितना आता है, 4.75। इसका मतलब ये है कि भाई करंट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो 4.75 है। आपकी लिमिट कितनी है, आपकी लिमिट है 5.4, मतलब अलाउ हो जाएगा 4.75। 4.75 क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल में 4 करोड़ डिसअलाउ कर दिया गया था, पिछले साल 4 करोड़ क्या कर दिया गया था, डिसअलाउ कर दिया था, डिसअलाउ कर दिया गया था। करंट ईयर में अगर आप देखोगे, करंट ईयर में अगर आप देखोगे तो टोटल कितना अलाउ होना चाहिए, 5.4, अलाउ कितना हुआ है 4.75, मतलब करंट ईयर में आपकी लिमिट बची हुई है। कितनी लिमिट बची हुई है, 5.4 माइनस 4.75, तो मोटा मोटा आपकी लिमिट बची हुई है 0.65 की। तो करंट ईयर में जो है क्या होगा, करंट ईयर में 4.75 एंड पिछले साल में से जो 4 करोड़ डिसअलाउ कर दिया गया था उसका 0.65 अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब करंट ईयर में 5.4 हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो आपका इंटरेस्ट है 6 करोड़ का, जो आपका इंटरेस्ट है 6 करोड़ का, उसमें से जो 1.25 करोड़ का क्या है जो इंटरेस्ट है वो तो लोकल बोरिंग से है, वो तो क्या है लोकल बोरिंग से, वो तो वैसे भी अलाउ कर दिया जाता है। तो मोटा मोटा 5.4 प्लस 1.25, तो टोटल कितना खर्चा अलाउ करा जाएगा, आपको जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो कितना अलाउ करा जाएगा, 6.65 करोड़ का। इजी, डन, आगे बढ़े। अच्छा, देखो एमसीक्यू नंबर 1 पे आ जाओ। एमसीक्यू नंबर 1 पे इन लोगों ने क्या कहा कि भाई एच इनकॉर्पोरेशन इज डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ यूआई लिमिटेड, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, गारंटी दे रखी है, उसने गारंटी दे रखी है 76.92%, विच इज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरिंग ऑफ यूआई लिमिटेड। क्योंकि एच इनकॉर्पोरेशन बीइंग एन AE provides guarantee to M incorporation, the loan would be deemed to have been issued by the associated enterprise। यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो लोन है, जो आपका लोन है वो M इनकॉर्पोरेशन ने दिया है, लेकिन इसकी गारंटी किसने दे रखी है, उसकी गारंटी दे रखी है आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने। तो हम ये मानेंगे कि भाई आपका जो लोन है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ही मिला है, एंड देयरफॉर सेक्शन 94B के प्रोविजन अप्लाई कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड ये कह रहा है कि भाई द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट फॉर द ALP, ठीक है, टू बी मेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ALP का कितना एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया, आपने अपनी बुक्स में परचेज दिखा रहेंगे 34.5 करोड़ के। अच्छा, जो आपने परचेज करा था वो माल आपने बेचा है कितने पे, वो जो है आपने माल बेचा है 40 करोड़ पे। आपका नॉर्मल जीबी मार्जिन कितना है, 20% है। तो 40 का अगर मैं 20% करता हूँ तो कितना आता है, आपका आता है 8 करोड़, मतलब मोटा मोटा 40 करोड़ का आपका क्या है, 40 करोड़ का जो है बेसिकली आपका सेल्स है। तो सीधी सी बात है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका सेल अमाउंट होगा। सेल अमाउंट बता रखा है आपका 40 करोड़ है, प्रॉफिट ही कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट आपका होना चाहिए 8 करोड़, 20% ऑफ नॉर्मल जीबी मार्जिन से। तो आपका जो कॉस्ट है, आपको जो परचेज प्राइस है वो कितना होना चाहिए, 32 करोड़ होना चाहिए। आपने अपनी बुक्स में कितना दिखा रखा है, आपने जो है अपनी बुक्स में दिखा रखा है 34.5। तो मोटा मोटा आपको ये पता चला कि भाई 3.5 करोड़ नहीं 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से आपकी जो है इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो ये 2.5 करोड़ से आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 34.5 माइनस 32 कितना हो जाएगा, ये 2.5 करोड़ से आपकी इनकम हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, फिर देखो आगे क्या रहा है। अगर यूआई लिमिटेड अगर यूआई लिमिटेड अगर यूआई लिमिटेड repatriated the excess money on 31st of March 2026, what will be the interest income that would be added to its total income for the previous year 25-26। अगर SBI का 1 ईयर मार्जिनल, ठीक है ना, 1 ईयर मार्जिनल, ठीक है ना, फंड लेंडिंग रेट इज 11.25% ऑन 1 अप्रैल 2025 एंड 10.25% ऑन 1 अप्रैल 2026। अच्छा, इसमें लिखा है कि भाई अज्यूम दैट यूआई लिमिटेड सुमोटो, यूआई लिमिटेड ने क्या करा है, सुमोटो प्राइमरी एडजस्टमेंट करा है इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, एंड फाइल द रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 ऑन 30th ऑफ नवंबर 2025। अच्छा, मैं आपको जो एक बार सेक्शन 94B में ले चलता हूँ, 94B में नहीं, सेक्शन 94B वाले चैप्टर में बोले तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में ले चलता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको जो है बेसिकली ये बताया था, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ये एक्सेस पैसा है, जो आपका ये एक्सेस पैसा है, आपको क्या करना पड़ता है, रिपेट्रिएट करना पड़ता है। विद इन 90 डेज रिपेट्रिएट करना पड़ता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई आपको क्या करना पड़ता है, 90 डेज के अंदर रिपेट्रिएट करना पड़ता है। अगर आप रिपेट्रिएट नहीं करते हो 90 डेज के अंदर, तो फिर हम आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, वन ईयर का एसबीआई का रेट एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी जो बेसिकली आरओआई की ड्यू डेट क्या है, आरओआई की ड्यू डेट है 30th ऑफ नवंबर 2025। तो इसके विद इन 90 डेज में आपको पैसा लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन आप पैसा लेके नहीं आए। आप पैसा कब लेके आए, आप पैसा लेके आए बेसिकली 31st ऑफ मार्च 2026। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई ड्यू डेट से लेके इधर तक हम क्या करेंगे, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 2.5 करोड़ पे क्या होगा, 2.5 करोड़ पे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। तो 2.5 करोड़ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब अपन रेट क्या लेंगे, तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, सॉरी अगर आप प्रोविजन में देखोगे तो आपका जो रेट है वो क्या होता है, 1 ईयर का एसबीआई का रेट एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। तो अपना जो कौन सा प्रीवियस ईयर है, अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26, जिसमें अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई प्रीवियस ईयर 25-26 में 1 अप्रैल 2025 को जो है एसबीआई का रेट क्या चल रहा था, तो एसबीआई का रेट चला था 11.25%। तो 11.25% प्लस 3% कितना हो गया, 14.25% हो गया। एंड 30th नवंबर से लेके 31st ऑफ मार्च, 30th नवंबर से लेके 31st ऑफ मार्च तक अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे तो कितने डेज निकल के आएंगे, 121 डेज निकल के आएंगे। तो 2.5 करोड़ का 14.25% इंटू 121 डिवाइड बाय 365 आपका जो है इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 1201,172। इजी, डन, आगे बढ़े।
नेक्स्ट इन लोगों ने कहा कि भाई अगर यूआई लिमिटेड डिसाइड्स नॉट टू रिपेट्रिएट द एक्सेस मनी, तो अगर वो एडिशनल इनकम टैक्स पे करना चाहती है तो एडिशनल इनकम टैक्स कितना पे कर सकती है? तो सीधी सी बात है, एडिशनल इनकम टैक्स कितना पे होता है? 20.9664%। तो देखो 2.5 करोड़ का 20.9664% करोगे तो कितना निकल के आएगा? 52 41,600। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर यूआई लिमिटेड डिसाइड्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द एंटायर एक्सेस मनी ऑन 15th ऑफ मार्च 2026, अगर हम 15th ऑफ मार्च 2026 को जो है क्या करते हैं, एडिशनल इनकम टैक्स पे करते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई शुड द इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड एंड एडेड टू दिस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस 25-26। तो अगर इसने एडिशनल इनकम टैक्स कब पे करा है? 15 मार्च को पे करा है, तो क्या हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है? अच्छा, इन लोगों ने कहा इफ सो व्हाट इज द अमाउंट टू बी एडेड? अज्यूम दैट द एसबीआई का 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग इज 11.25% ऑन 1 April 2025 एंड 10.25% ऑन 1 April 2026। तो सीधी सी बात है, हमने आपको कहा कि भाई 90 डेज के अंदर पैसा लिया हो, 90 डेज के अंदर आप पैसा ले आते हो तो फिर हम आपको जो है बेसिकली सेकंड एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई 90 डेज के अंदर एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दो, लेकिन अगर आपने 90 डेज के अंदर भी एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं करा तो हमसे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी ड्यू डेट क्या थी? आपको जो है बेसिकली 30th ऑफ नवंबर से लेके विद इन 90 डेज के अंदर पैसा लेके आना था या फिर एडिशनल इनकम टैक्स पे करना था, लेकिन आपने जो एडिशनल इनकम टैक्स पे करा है वो 90 डेज के बाद करा है। तो सीधी सी बात क्या है कि भाई इधर से लेके 15 मार्च तक, 15 मार्च तक हम आपसे क्या लेंगे? इधर से लेके 15 मार्च तक हम आपसे जो है इंटरेस्ट लेंगे। तो सीधी सी बात है 30th ऑफ नवंबर के बाद से अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आपका 1 दिसंबर आ जाएगा। देखो ये रहा 1 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक, 1 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक हम क्या करेंगे? आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 2.5 करोड़ का 14.25%, 2.5 करोड़ का 14.25% इंटू 105 डिवाइड बाय 365, तो आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा 1042808 का, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना जब मैं बोलता हूँ कि भाई अपने को इधर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर की बात करते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं? इस डेट को एक्सक्लूड करते हैं, तो अपन को अगले दिन से क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये हो गई अपनी केस स्टडी नंबर 10, ये हो गई अपनी केस स्टडी नंबर 10, ठीक है ना? अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है बेसिकली 11 से लेकर 20 वाली केस स्टडीज कर लेंगे।